और जनता इस टाइम पे वेट कर रही है कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। क्या बताना है इसमें? लोग इतने बेशर्म है कि वीडियो रिलीज करो, इतने मेहनत से वीडियो रिलीज होता है और वो रिलीज होके बटन दबाओ और 30 सेकंड में कमेंट आ जाएगा, भाई बढ़िया था, देख लिया, अगला वीडियो कब आ रहा है। अच्छा, क्या हम लोग गुलाम बना रखा है लोगों ने। आपने बीइंग ह्यूमन बोला था ना, क्रश भाई मेरे को जो याद आ गया। सलमान खान वाला, जिसमें सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन पहन के ऐसे हंस रहा है, तो मुझे वो कंट्राडिक्शन लगा कि फुटपाथ भी दिख रही है मुझको और सलमान खान प्रमोट करता है बीइंग ह्यूमन की बात करता है, टी शर्ट पहनता है, फिर कार चला देता है ह्यूमन पे। और रैगिंग में पहली बार मतलब सीनियर बुलवाते कि बको गाली तो तुम्हें बोलना पड़ता है, तो यहाँ पे अटक रहा है बोलने में, जबान से। आपने रैगिंग की वजह से गाली दिया था? यस यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कि इतने सारे के सारे कंपटीशन के बाद हम इस दुनिया में आए। हाँ, वो उसमें कुछ फनी एंगल है, जैसे इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ, 84 करोड़ योनियों के बाद एक मानव जीवन मिलता है आपको, सारे प्लैनेट्स देख लिए लेकिन केवल अर्थ पे जीवन है, तो फिर इतनी चूतिया क्यों है लाइफ? इसका मतलब ये नहीं है कि रेयर चीज चूतिया नहीं हो सकती। Are you married? No. Why you did not marry? कहाँ है दारू? पानी पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया यार। हम होंगे कामयाब? कब होंगे कामयाब? नहीं हुए कामयाब। अब होंगे। नहीं, अब होंगे। So, आज हमारे साथ हैं कविराज सिंह, हु इज अ स्टैंड अप कॉमिक, बट ये सिर्फ स्टैंड अप कॉमिक नहीं है, ये फिल्म डायरेक्टर भी है, ये स्क्रिप्ट राइटर भी है, ये एक पोएट भी है। और अपने फ्री टाइम के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर आप जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डीप थॉट्स की बातें करते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब दे आर वेरी वेरी डीप एंड वेरी इंट्रीगिंग। सो वंस अगेन मैं इनके जोक्स का बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ, बिकॉज ही हैज he writes very very intelligent jokes. So there are very few comics whom I appreciate and he's one of them, and I'm really really happy to have him today in my podcast. So welcome to this podcast मेरे भाई। Amazing। क्या बात है यार, इतना कुछ तो मेरे घर वाले भी नहीं हुए थे मेरे पैदा होने पे यार। अब लग रहा है लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी मैन। कविराज भाई एक बात बताओ, आपने सिर्फ अपने YouTube के अंदर 4 वीडियोस डाले हैं, जिसमें से एक आपका ट्रेलर था और बाकी 3 आपके वीडियोस हैं, जिसके अंदर जो लास्ट वीडियो था आपका 7 महीने पहले था। यस। उसके बाद आपने एक भी वीडियो डाला नहीं है और जनता इस टाइम पे वेट कर रही है कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। ओके, क्या बताना है इसमें? तो क्वेश्चन तो इसका क्वेश्चन ये है कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को नॉर्मली लास्ट में पूछना था, लेकिन मैं इसलिए पहले पूछ रहा हूँ सो दैट आई वुड लाइक टू प्रिपेयर यू दैट वी आर ऑल वेटिंग। वेट कर रहे हैं आपके नेक्स्ट सेट का। यार हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए। मेरी थोड़ी आदत नहीं है काम करने की। लेकिन जब इतने सारे वो आते हैं ना, प्रेशर आ जाता है। नहीं, आई मीन वंस यू पुट आउट समथिंग तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई तुम कहाँ गायब हो गए या फिर क्यों नहीं बार बार काम डाल रहे हो। तो मुझे उन कमेंट्स के लिए थोड़ा सा लगता है कि देयर आर सम पीपल हु रियली लाइक माय वर्क। तो उनके काफी हार्टफेल्ट से मैसेज आते हैं कभी कभी कि अरे भाई आप कहाँ गायब हो गए, भाई हम इंतजार कर रहे हैं वीडियो का। तो मुझे एक्चुअली मैं भी उनमें से एक हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। तो वो चीज एक्चुअली आपको पुश करती है अच्छा लिखने के लिए और काम करने के लिए। अदरवाइज मुझे एक्चुअली उतना ज्यादा लगता नहीं कि भाई चलो अभी करते हैं कुछ, या मटेरियलिस्टिकली उतना ज्यादा मेरे अंदर से चाह नहीं आती है चीजों को करने के लिए। बट दिस इज अ फाइन पीस ऑफ मोटिवेशन कि कोई कहे यार आपके काम से लगता है, आप दोबारा करो कुछ। तो यस, आई बीन वर्किंग ऑन माई न्यू सेट पिछले करीब 1 साल से। जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था और उसमें पढ़ते हैं उसमें जुड़ती चली जाती हैं। तो अभी विद इन अ मंथ आई थिंक दिसंबर तो निकलने वाला है। आई एम लाइक एमिंग फॉर जनवरी टू रिलीज माई नेक्स्ट वीडियो, जिसका थीम है विमेन। जनवरी 2025? Yes, of course. Like, unless we invent a time machine, then we can definitely go back. But yeah, January 2025 में मैं एम कर रहा हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो रिलीज करने का। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार, ताकि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए लोग, थोड़ा देर कि अगला वीडियो कब आएगा। लोग इतने बेशर्म है कि वीडियो रिलीज करो, इतने मेहनत से वीडियो रिलीज होता है। जो मैंने लास्ट वाला किया था मई में, और वो रिलीज होके बटन दबाओ और 30 सेकंड में कमेंट आ जाएगा, भाई बढ़िया था, देख लिया,
अगला वीडियो कब आ रहा है? अच्छा, क्या हम लोग गुलाम बना रखा है लोगों ने। लेकिन हाँ, सही बात है, काम करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। पिछले करीब 1-2 साल से मेरा उतना मन था नहीं काम करने का, फॉर वेरियस रीजंस। आई थिंक नोएडा शिफ्ट हुआ मैं मुंबई से, जो भी रीजन है उनकी वजह से, तो नोएडा का पानी भी मतलब यूज टू होने में टाइम लगा मुझे। तो अभी फाइनली आई एम फीलिंग लाइक वर्किंग एंड वर्किंग अगेन। तो देखते हैं, मतलब आता है 1-2 महीने में। तो यू मतलब आप तो मेरे को उस टाइम पे गलती से नोएडा में टकरा गए थे, अदरवाइज मैं तो आपको स्टेज पे ही देखा था, हैबिटेट के सेट में जो था। ऑनलाइन ही मेरी आपके साथ मुलाकात हुई, अब एक्चुअली में रूबरू हो रहे हैं हम। तो यू वर बेस्ड आउट अर्लियर इन बॉम्बे? यस। सिंस हाउ लॉन्ग यू बीन इन बॉम्बे? मैं यार 2012 से लेके 2022 तक बॉम्बे में था। अच्छा। और उसके बाद कोविड के टाइम पे मैंने बॉम्बे छोड़ा था, जिसमें सारी चीजें अनस्टेबल हो गई थी। लकीली आई हैड अ जॉब ड्यूरिंग कोविड, लेकिन वो भी मोस्टली वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। फिर वहां गया, चैनल में काम कर रहा था, बट एक पॉइंट पे वैसा है कि बॉम्बे उतना फन नहीं रहा मेरे लिए। रीजन क्या हो गया? बॉम्बे तो सबके सब जाते हैं। मतलब एक तो कोविड के दौरान और कोविड के तुरंत बाद थोड़ा सा वीरानियत सी आई शहर में। बॉम्बे इज अ लॉट ऑफ बॉम्बे इज अबाउट आउटिंग। बहुत ज्यादा हुआ है। दिन में आप इतनी हसल करते हो कि आपको शाम को लगता है कि बाहर निकले, थोड़ा चिल मारे, दोस्तों के साथ हैंग आउट करें। तो जो लॉकडाउन के टाइम में दुकानें बंद हो गई थी, तो उससे एक तो बहुत वीराना लगता था बॉम्बे, मतलब हॉरिबल लगता था उस समय। और फिर धीरे धीरे मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो लोग शिफ्ट होने लगे, कई लोग बाहर मूव कर गए, कई लोग गुड़गांव या फिर बैंगलोर में शिफ्ट हो गए अपनी जॉब को लेके। तो मुझे फिर उतना मजा नहीं आ रहा था बॉम्बे में। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज कि जैसे मेरी फैमिली इधर रहती है, मेरी मॉम इधर रहती है, आगरा में रहती है, नोएडा में मेरा भाई रहता है। तो मुझे इवेंचुअली लगा कि क्यों ना मैं वहां मूव कर जाऊं और इन लोगों के पास रहूं, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। वो लोग भी मिस करते हैं। मेरे भाई के बच्चे हैं, नीस और नेफ्यू मेरे छोटे छोटे बहुत प्यारे। तो अब उन्हें मैं मिल रहा हूँ कि 3-4 महीने में एक बार। तो मेरे को थोड़ा सा खल रहा था कि यार ये काम के पीछे पूरी जिंदगी तो भागते रहे और अभी रियल लॉस हो रहा है। अभी तक अपनी लाइफ का लॉस हो रहा था, अभी बच्चों की भी लाइफ का लॉस हो रहा है, मॉम की लाइफ का लॉस हो रहा है कि इन लोगों से मैं मिल नहीं पाता हूँ। मैं बहुत वैसा व्यक्ति हूँ कि अगर मैं किसी को चाहता हूँ या प्यार करता हूँ तो मुझे तो वो सारे टाइम चाहिए। मतलब उसके बीच में मैं कहीं से स्पेस निकालूंगा काम करने के लिए, कि सस्टेन करने के लिए। अदरवाइज आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त के पहाड़ पे चढ़ना है तो इसके लिए परिवार को छोड़ दो या फिर अपने प्यार को छोड़ दो, नहीं, वो पहले। तो इसीलिए मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था कि पास पास रहेंगे सब, लेकिन हर जगह का एक इकोसिस्टम होता है, उसको समझते समझते टाइम लगता है। तो पिछले करीब 1.5-2 साल इसी में गए कि यहाँ पे कैसे रहना है, यहाँ पे कैसे अपना काम ढूंढना है या करना है। एंड नाउ आई एम फाइनली आई बीन परफॉर्मिंग दिस न्यू सेट, जो कि प्रॉमिसिंग है काफी। 1-2 मेरे वैसे कॉन्सेप्ट है जिनके मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आई पिच देम नेक्स्ट ईयर आई थिंक, होपफुली। तो हाँ, अभी मुझे लगता है कि काम करने का टाइम है। सो आप इसके अलावा, कॉमिक के अलावा और क्या करते हैं? कॉमिक के अलावा मैं क्या करता हूँ प्रोफेशनली? तो यार मैंने स्टार्ट, वैसे तो बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर, लेकिन उसके बाद मैंने 2012 में स्विच किया था टुवर्ड्स द क्रिएटिव साइड। इंजीनियर फ्रॉम? बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इतने आराम से क्यों बोला? क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग ही कराते हैं यार। तो 2008-2010 में किया था बीटेक और एमटेक। उसके बाद 1 आध साल इधर उधर जॉब की, लेकिन माहौल नहीं पसंद आया उतना। तो मैंने छोड़ के फिर सोचा कि क्रिएटिव में कुछ करना पड़ेगा टाइम पास करने के लिए। मुझे समझ में आया कि जॉब ऐसा होना पड़ेगा जो टाइम पास करे थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप जॉब ही कर रहे हो जाके। सो आप जॉब में थे क्या फॉर अ गुड अमाउंट टाइम? यार मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पे एक कंपनी थी, उसका नाम भूल गया, तो मैं पेपर बनाता था उसके कैट वगैरह के। वो काफी इंटरेस्टिंग काम था। आप कॉमन एडमिशन टेस्ट के पेपर्स बनाते थे? हाँ हाँ, कैट वाला जो क्वेश्चन पेपर आप बनाते थे? मतलब एक टाइम पे मैंने वहाँ 2 महीने करीब काम किया था, मैं नाम भूल गया, प्रोमेट्रिक। हाँ, प्रोमेट्रिक नाम था कंपनी का। ओके। तो वो ऐसे ही एंट्रेंस के एग्जाम के लिए टेस्ट बनाते थे पेपर। तो उसमें ये है कि आपको 10th 12th का यूज करके डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है। तो वो बनाते थे हम लोग, वहाँ पे फ्रेंड्स भी थे, 1-2 फ्रेंड भी थे। तो वो काम किया। उसी के दौरान फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, डॉइचे बैंक, वहां पे इंटरव्यू दिया।
तो वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पे आगे काम कर लो. देन सडनली आई वाज इन मुंबई वर्किंग इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक, जहाँ पे ऐसा था कि आप 2 महीने काम कर लो उसके बाद परमानेंट हो जाओगे, उस तरीके का सीन था पैरेलल हायरिंग से. प्रोबेशन पीरियड में. हाँ, तो वो वैसा होता है कि 2 हफ्ते में आपको पता चल जाता है कि क्या सीन है आपका यहाँ पे. तो काम तो कहीं कठिन नहीं होता, ऐसा काम तो कोई नहीं कर रहा दुनिया में कि आप जाओगे और आप काम नहीं कर पाओगे. इट्स आई थिंक इट्स मोर अबाउट योर केमिस्ट्री और आप लोगों के साथ कितना जेल कर पा रहे हो. तो वो हो गया. 2 हफ्ते में मेरे फ्रेंड ने बोला मुझे कि यार सारा मामला सेट है और बॉस भी खुश है तेरे से. तो हो गया मतलब समझ. वहां से मेरे को पैनिक मारना थोड़ा सा स्टार्ट किया कि अच्छा हो गया मतलब अब यहीं रहना है. आप मतलब टाई लगा के आना है और एक केबिन में बैठ के काम करना है. वेरी लिमिटेड एक्सेस टू लाइफ. शाम को 7 बजे आपको निकलना है 200 और आदमियों के साथ, कैब खड़ी हुई है बाहर. वेरी टेम्पलेट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ. तो वो चीज मेरे को थोड़ा पैनिक मारना स्टार्ट की और विद इन 2-3 डेज में भाग गया वहां से. मतलब लिटरली मैं भाग गया वहां से कि मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है तो मैं जा रहा हूँ. तो वो भी समझ गया था मेरा मेंटर कि ये आएगा नहीं वापस. बोला मेरे से कि इन केस यू आर प्लानिंग नॉट टू कम बैक जस्ट लेट मी नो. तो मैंने कहा हाँ ठीक है. फिर मैंने जाके उसे मैसेज मार दिया था कि बॉस मैं आ नहीं रहा हूँ यार. और उसके बाद क्या करना है वो मुझे नहीं मालूम था, बट हाँ. ओके. सो या तो मतलब वहां से कॉर्पोरेट लाइफ से मेरे से जो भी कुछ पूछोगे वो फनी से शुरू होके बहुत हॉरर में तब्दील होगा. तो अपने अपने रिस्क पे पूछना, ठीक है. तो मैं कह रहा था कॉर्पोरेट वाला एक्सपीरियंस से गेटिंग इनटू अ क्रिएटिव फील्ड, मतलब ये कैसे निकल कर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? मतलब हाउ डिड यू मेड द डिसीजन कि मेरे को अब नहीं काम करना है यहाँ पे, मतलब वो भी 2 दिन के अंदर ही? बिकॉज इतना ज्यादा इंट्यूशन तो किसी को भी नहीं होता. मेरे को तो लग रहा था कि मैं 3 महीने में निकल जाऊंगा, लेकिन मैं 10 साल के बाद निकला था कॉर्पोरेट से बाहर. तो आप 2 दिन में कैसे बाहर निकल गए? और ये दिस इज आई वुड से दैट गिफ्ट ही है कि आप निकल आए बाहर. यार उतना हीरोइक नहीं था. मतलब क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? आई होप दैट यहाँ से ही मतलब लोगों को सुनने में वैसा लगता है कि अरे काफी हीरो वाला काम कर दिया, कि मतलब जॉब छोड़ दिया और फायदे वाला जॉब. मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब लगना ही अपने आप में कि इट्स अ न्यू लाइफ नाउ. राइट. लेकिन बात है कि जैसे मैं तो पैनिक मारा था, तो मैं पैनिक की वजह से छोड़ के आया था. मैं हीरोइज्म में नहीं कि अच्छा ऐसा नहीं करना ऐसा करना, ये चीज नहीं थी. ये नहीं करना ये क्लियर हो गया. राइट. जॉब के लिए क्लियर हो गया कि अच्छा शायद मैं एक ऑफिस में चुपचाप बैठ के काम नहीं कर पाऊंगा. क्या कर पाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम था उस समय, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा. हो सकता है अगर मेरा जॉब थोड़ा सा फील्ड जॉब होता जिसमें मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, या किसी मशीन पे, जैसे मेरे को श्लम एक कंपनी है वो बहुत पसंद थी. उसमें कुछ होने का, वो ऑयल रिग पे काम करते थे लोग उसमें. तो वो कहानी सुनने में अच्छी लगती है कि अरे मतलब चॉपर से जा रहे हैं, फिर समंदर के बीच में है, फिर वहां पे मशीनों के बीच में, लाइक यू हैव सम रिलेशन विद द वेदर, विद द नेचर. कहीं पे कुछ आपको लाइफ के बारे में जानने को मिल रहा है. लेकिन अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हो तो आप एक बंद कमरे में बैठे हुए हो और आप नंबर्स को देख रहे हो, और उसमें क्या है. मतलब मुझे तो कॉलेज में भी कभी कंप्यूटर से भी उतना मतलब प्यार नहीं हुआ कि यार मैं इस डब्बे पे क्या कर रहा हूँ. मतलब इसके लिए थोड़ी ना एक जीव पैदा होता है कि मतलब मैं इसमें बटन दबा के अपना पूरा करियर, you can paint, you can do so many things with your life, but you are interacting with a device made by man. तो आप क्या समझ रहे हो उससे जिंदगी के बारे में. तो ये एक चीज थी कि कुछ भी मुझे करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अगर लाइफ को एक्सप्लोर करूं और इसके बारे में जानूं तो मुझे राहत रहती है थोड़ी सी, मतलब अंदर कहीं राहत रहती है कि अच्छा मेरे को जान रहा हूं मैं इसके बारे में, जो ये अनजान चीज में पैदा हुए हैं. और ये बचपन से क्यूरियोसिटी इज ऑलवेज बीन योर केस. तो ये था कि भाई ऐसा कर ले कि ये मेरा नेचुरल, इसमें कुछ नेक भी है कि मैं इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन में अच्छा भी हूँ. बचपन से पता रहा है वो मेरे को चीज, और इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है. उसका अच्छा प्रोडक्ट एक राइटिंग ही है कि आप बेसिकली आप थिंकर हो, आप सोच रहे हो चीजों के बारे में, आपको कुछ पता चल रहा है या आपके कुछ इन्फ्रेंसेस हैं, कुछ कंक्लूजन्स हैं, उसको आप फिर राइटिंग में यूज कर सकते हो, उसको आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो. आई एम आप फनी गाय, मतलब इसमें वो वाली बात नहीं है. आप दोस्तों के बीच में रहते हो तो आपको पता चलता है कि लोग हंस रहे हैं आपके जोक पे या जो भी है. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. देन यू आर ऑल्सो यूजिंग दोज ऑब्जर्वेशंस फॉर योर जोक्स. तो वो अलग अलग आउटलेट बन जाते हैं. अब चाहे मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या मैं जोक लिख रहा हूँ या मैं मतलब कोई सीरीज बना रहा हूँ, तो उसमें वो रिफ्लेक्शन आएगा ही कि मैं लाइफ से क्या सीख रहा हूँ और इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ. तो ये आउटलेट्स
सेकेंडरी हैं. प्राइमरी इज टू ऑब्जर्व लाइफ, टू लिव लाइफ, एंड देन टू लर्न समथिंग फ्रॉम लाइफ एंड एक्सप्रेस दैट कि ये लाइफ का ये मतलब है मेरे हिसाब से. हर व्यक्ति आता है ना, अपने अपने हिसाब से लाइफ को देखता है और उसको एक्सप्रेस करता है कि भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा चीजें हो रही है. तो वो मेरे ख्याल से होना जरूरी है. हाँ, ऑब्वियसली पोस्ट कोविड के बाद तो जो जिस लेवल का डिजिटल इंटरेक्शन हो गया था तो काफी लोग काफी ज्यादा उसमें चले गए थे, एंड इनफैक्ट डिप्रेशन के केसेस भी काफी सारा बढ़ गया. तो फिर व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली नेचुरल कि यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू एक्सप्लोर, नेचर के अंदर रहना चाहिए और मोर ह्यूमन. आपने बीइंग ह्यूमन बोला था ना, क्रश्ड बाय, मेरे को जो याद आ गया. बीइंग ह्यूमन पहन के ह्यूमन भी तो क्रश कर, आई डोंट नो व्हाई. अच्छा, सलमान खान वाला. सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रमोट करता है, बीइंग ह्यूमन की बात करता है, टी शर्ट पहनता है, फिर कार चला देता है ह्यूमन पे. यार आई रियली लाइक सलमान खान. आई एक्चुअली डू. लेकिन मुझे लगता है ना कि वो बात मत करो जो खल जाए किसी को. लाइक वी आर एडजस्टिंग विद योर पर्सनैलिटी. क्या भाई इतने बड़े आदमी हो तो आप एक रफ मैनर में जिंदगी जी हो गई, बिकॉज यू कैन. राइट. लेकिन आप हमारे ऐसे चेहरे पे मत मारो उस चीज को. जैसे मैं बॉम्बे में एक बार चल रहा था और नीचे फुटपाथ बनी हुई है और उस पर बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, बहुत ही लाइक लार्जर देन लाइफ एक होर्डिंग लगा हुआ है, और वो बीइंग ह्यूमन का होर्डिंग है जिसमें सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन पहन के ऐसे हंस रहा है. तो मुझे वो कंट्राडिक्शन लगा कि फुटपाथ भी दिख रही है मुझको और सलमान खान, why सलमान खान promoting what it means to be a human, right? Then it's too much in your face. You know, like you might have killed some guys, or like you definitely killed a living creature. जो कि ठीक है, सब मैं तो नॉनवेज खाता हूँ तो मेरे को उतना हक नहीं है जज करने का, बट जैसे वहां पर है कि ये रेयर स्पीशीज है तो इसको हंट ना करो. तो वैसा है कि आपको उसके लिए थोड़ा अपोलोजेटिक होना चाहिए. आप कह रहे हो कि आई विल टीच यू हाउ टू बी अ ह्यूमन, तो वो मेरे लिए इट्स गोइंग टू फार है कि आप कुछ ज्यादा कैश करने की कोशिश कर रहे हो अपने रुतबे के हिसाब से, कि अभी मैं मार भी दूंगा फिर भी बीइंग ह्यूमन भी पढ़ाऊंगा क्लास में जाके. एक्चुअली बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बीइंग ह्यूमन एंड देन किलिंग एन एनिमल. तो फिर एक और ह्यूमन उसको मारने की कोशिश कर लाइक एन एनिमल. तो वो वही कंट्राडिक्शन वाज द कि वही था ना उसमें कि अनुपम खेर सिखाएगा कि बाल कैसे उगाने हैं, तो इट विल नॉट साउंड मीनिंगफुल. तो वही था वो जो. अदरवाइज अदर देन दैट आई रियली लव सलमान खान यार. तो मैं वही कह रहा हूं, नेचर से फिर कोई ह्यूमन बीइंग से फिर मेरे को सीधे बीइंग ह्यूमन याद आ गया, फिर आपका वो वाला जोक याद आ गया मेरे को. अच्छा जोक है यार वो, बहुत अच्छा था. तो कभी भाई एक और बात बताइए कि जो आपका जो, बिकॉज यू आर इन द एंटायर कॉमेडी फ्रेटर्निटी एंड यू हैव वर्कड विद आई गेस टीवीएफ एज वेल. यस. और आपने ह्यूमरसली योर्स के अंदर भी आपने यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम एज वेल. तो आपके काफी कॉमिक्स के साथ भी आपकी बातचीत होती है और थिंग्स लाइक दैट. तो मैं कोई पूछ रहा था कि मतलब हाउ डज अ कॉमिक राइट, और मतलब जोक्स जो बनाते हैं वो क्या सोच के बनाते हैं? बिकॉज मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे ख्याल से मैं जब छोटा था तो फिर मेरे पास बहुत सारी चुटकुलियों का एक पूरा वो होता था, पिटारा होता था, मैं जोक्स बनाता था और मेरे फ्रेंड्स कहते थे तेरे से बेटर जोक मेरा, मैं तो वो सुनाता हूँ. और उसके अंदर हम लोग सबको देखते थे कि अच्छा इसका बेटर, और हम बेस्ड ऑन द लाफ्टर हम लोग कहते थे कि इसका बेस्ट था, मजा आ गया. तो हमारा दिन का ना एक लेवल होता था आफ्टर स्कूल, आफ्टर मतलब गोइंग टू द हाउस, उससे पहले हमारा खेलने का टाइम होता था, और खेलने के बाद हम लोग जोक्स मारते थे, और उस जोक्स के बाद फिर घर पे जाके अगर लेट होता तो पिटते थे. बट हाँ, पिटने से पहले जोक जरूर सुनते थे. तो उसके अंदर हमारे कॉम्पिटिशन होता था. बट फिर वही कह रहा हूँ कि एबिलिटी टू थिंक जोक्स एंड मेक थिंग्स फनी ड्यूरिंग दैट टाइम वाज डिफरेंट. आज तो मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब सोच भी नहीं पा रहा हूँ जोक्स. आप लोग सोच पाते हो कैसे, मतलब हाउ डू यू थिंक? बिकॉज एवरी सेंटेंस इन मैं आपको काउंट भी करा था, 1 मिनट के अंदर आई थिंक देयर वर अप्रॉक्सिमेटली 10 लाफ्टर्स इन माय सेट. हाँ, 1 मिनट को मैंने काउंट करा था. उसके अंदर मैंने देखा था कि यार इतने जल्दी ऐसे करके लाफ्टर निकल कर आ रहे हैं, एंड इट इज मेरे को तो इम्पॉसिबल लगता है. मेरे को आज की डेट में इम्पॉसिबल लग रहा है. बट यू डू दैट पार्ट. आप कैसे करते हो? हाउ डू यू राइट? हाउ यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मतलब इसमें तो. हाँ, मेरे क्वेश्चंस ऐसे ही निकल कर आते हैं. मेक योर ओन क्वेश्चंस ना. अच्छा ठीक है, लेट्स मेक दिस क्वेश्चंस. नहीं, मैं कर देता हूँ आंसर. वैसे ह्यूमरसली योर्स से हमने शुरू किया था, तो ह्यूमरसली योर्स पे मैं ऐसा टीम का उतना पार्ट नहीं था. मैं वहाँ पे बैकग्राउंड में, जैसे अब ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हो, मैं उस समय ऑफिस में काम कर रहा था, स्टाफ राइटर था टीवीएफ में. तो कई जगह बैकग्राउंड आर्टिस्ट ही होते थे सेट पे काम करने वाले लोग, और लाइक वो तो मेला सा लगता है शूट जब होता है, तो बहुत ही अमेजिंग जगह होती है काम करने के लिए.
तो वहां पे मैं कई बार बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन के खड़ा हो रहा था कि, और मेरे को बड़ा बचपन से मन था बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनने बैकग्राउंड का। आर्टिस्ट कौन होता है? जो पीछे लोग खड़े रहते, जैसे हम दोनों बार में बैठे हैं ऐसे बात कर रहे हैं, और फिर पीछे भी कुछ बैठाने होंगे माहौल के लिए कि और भी लोग हैं बार में, तो वो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन मैंने बचपन से देखा है कि वो लोग इतना डेड प्ले करते हैं ना कि पता चल जाता है कि यार ये बिठाए गए लोग हैं, नेचुरल बिहेव नहीं कर रहे। तो उसमें मैं बन गया था, और मैं एकदम वैसे ही कर रहा था जैसे क्लब में आके लोग बात करते हैं। मैं कोशिश कर रहा था मतलब कि मैं मचा दूंगा भाई साहब बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन के। तो एक्चुअली ब्रेक हुआ था, तो दोनों कैमरामैन, दोनों सिनेमेटोग्राफर जो थे सेट पे अलग अलग आके बोल के गए कि भाई तुम मचा रहे यार बैकग्राउंड में। चलो एक चीज तो हो गई, अपनी बैकग्राउंड आर्टिस्ट चेक कर दिया लिस्ट में से। तो वो था मतलब मैं उस सेट पे ह्यूमरसली में, जहाँ मतलब तमाम सारे कॉमेडियंस भी थे उस समय। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप इतना लिख कैसे लेते हो, लोग कॉमेडियंस लिख कैसे लेते हैं, राइट? मेरा क्वेश्चन है कि मैं फनी नहीं हूँ। आप फनी नहीं हो? मैं फनी होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ टाइम के अंदर मैं बिल्कुल अनफनी हो जाऊंगा। बट मेरे को वो फनी वाला पार्ट कुछ मेडिकल कंडीशन जैसा डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम के बाद आप इतने सीरियस हो जाओगे कि मर जाओगे। ओके ओके, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू रिमेन ह्यूमरस, रेलेवेंट, फनी, बिकॉज मेरे को लगता है कि आज की डेट में ना ये एक नीड है, इट्स लाइक ऑक्सीजन। अगर आप नहीं हंस रहे ना तो फिर भैया आप कुछ टाइम के बाद ना मतलब आपको फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लाफ, इट वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय। तो एक एंजॉयमेंट वाली पार्ट का तो पता नहीं, लेकिन बीइंग हैविंग ह्यूमर इन योर लाइफ, मतलब लेट्स से अगर कोई है भी नहीं, अपने ऊपर ही हंसना, ठीक है ना, वो भी लगता है कि मजा आ रहा है यार, ठीक है ना, आई एम नॉट दैट बैड, एंड यू नो बीइंग अ सेल्फ क्रिटिक आल्सो समटाइम्स मेक्स यू लाफ। Yes. I personally feel that. Yeah. तो मैं कह रहा हूँ वो वाला पार्ट है ना, वो मेरे को इतना लग रहा है कि now we are depending because every person has a right to be humorous, to be funny. Yeah. कट ऑफ लिस्ट की तरह है कि ये इतने बंदे ही क्वालिफाई होंगे, इसके बाद ये वाला बंदा फनी नहीं है, यही बंदे फनी है। तो वैसा सा लग रहा है अभी इस टाइम पे कि मतलब सिर्फ कुछ बंदे ही फनी हो सकते हैं, हर कोई बंदा फनी नहीं हो सकता। यार फनी होना और फनी को एक प्रोडक्ट की तरह बनाना, आई थिंक वो दो अलग अलग चीजें हैं, जहाँ पे थोड़ा सा क्राफ्ट की बात आ जाती है या फिर कहीं पे राइटिंग स्किल्स की बात आ जाती है। लेकिन फनी होना तो, अगर आप फनी हो तो फनी हो, आपको फिर कोई रोक नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टैंड अप, लाइक गिवन दैट यू आर नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन और आप फनी आदमी हो और आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ बैठे, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि कमरे में जोक कौन ज्यादा मार देगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे ये तो प्रोफेशनल है तो ये ज्यादा जोक मार देगा, नहीं, ये तो नहीं होने वाला कभी भी। हो सकता है कमरे में सबसे ज्यादा अच्छा जोक आप ही मारो, और ये ऐसा कि ऑफन देखने को मिल जाता है। आपके चांसेस और ज्यादा ब्राइट और रहेंगे एक बार को, क्योंकि आप पे प्रेशर नहीं है। हाँ। जैसे मैं अगर किसी कमरे में बैठा हूँ, मैं एक्नॉलेज्ड हूँ बाय एवरीवन के ये तो आदमी अच्छा कॉमेडियन है, तो मेरी हर एक लाइन पे प्रेशर है कि यार मुझे ऐसा बोलना है जिसपे लोग थोड़ा सा मतलब क्या अच्छा है इसने ये बात कही। लेकिन आप पे कुछ है ही नहीं वो चीज, तो आपके फनी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मुझे वो नहीं लगता है कि कौन फनी हो सकता है कौन फनी नहीं। फनी तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि नेचुरल तो होता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ही सुपर अनफनी आदमी है फिर वो कोशिश कर करके एक दिन यू कैन बिकम अ कॉमेडियन, यू कैन हाँ, ये एक बड़ा डिफरेंस है दैट यू कैन बिकम अ कॉमेडियन, यू कैन नॉट बिकम अ फनी गाय। फनी गाय तो पैदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, तो ये है थोड़ा सा। आई कैन राइट, सो मेनी राइटर्स आर देयर हु आर नॉट फनी इन पर्सन बट दे राइट कॉमेडी। तो वो वाला चीज है कि फनी होना और कॉमेडी लिखना दोनों अलग चीज है। आपने कॉमेडी लिख दी, उसको कॉमिकली आपने परफॉर्म कर दिया, यू बिकम ए स्टैंड अप कॉमेडियन। तो इवन ऑन नॉन फनी गाय कैन बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, बट अ फनी गाय, नेचुरली फनी गाय, आई थिंक थोड़ा सा उसका नेचुरल एक वो है कि आपको मालूम है बचपन से दोस्त हंस रहे हैं आपके जोक पे, या फिर जैसे आप अगर फनी हो तो आप जोक निकाल ही लोगे, मतलब किसी चीज में इवेंचुअली जोक निकालो, अनलेस यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन और समथिंग। इन जनरल मतलब आपको फनी निकल ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ सर, मैं कह रहा था कि आप एक कॉमिक हो, ठीक है ना, और आपने भी थोड़ी देर पहले कन्फेस करा कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसेट प्रेशर ओवर अ कॉमिक, क्योंकि ये कॉमिक है तो फिर इसके हर लाइन फनी होना चाहिए। डू यू फील द प्रेशर? नो, यू डोंट, बिकॉज़ आई डोंट केयर फॉर द पीपल। अच्छा। या उसका वही है यार, उसमें क्या एलैबोरेट भी क्या करूं मैं। तो मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है? फर्क पड़ता है,
मैं कोशिश करता हूँ कि और उसमें इम्प्रूव करूँ अपने आप को, कि बिल्कुल फर्क ना पड़े, जो कि एक जर्नी वाली चीज है कि आई वुड वांट टू बी अ पर्सन। बेशरम होना अलग चीज है, मैं बेशरम होने की बात नहीं कह रहा। किसी ने कुछ क्रिटिक दिया है या फिर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको अंदर से लगता है कि यार ये चीज वीक है, इसमें इम्प्रूव करना है, या फिर ये वाली राइटिंग वीक है। बट किसी के ताने का, किसी के जजमेंट का, लाइक यार नोबडी कम्स क्लोज, वो मैं डेफिनेटली प्रैक्टिस करता हूँ। वो मेरे अंदर है भी है, लेकिन 10 on 10 नहीं है वो चीज। मतलब किसी ने कुछ बोला और तुमको लगा कि बोला ही नहीं किसी ने कुछ, तो वो मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी रहती है एक व्यक्ति की, दैट यू शुड नॉट बी केयरिंग एट ऑल। मैंने एक बहुत प्यारा जोक लिखा था, जो मेरा बहुत पसंदीदा जोक है। फनी लगता नहीं है लोगों को, मुझे फनी लगता है, लेकिन कि एक बार गौतम बुद्ध 2 लौंडों के साथ ऐसा वॉक कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इधर लौंडा सिगरेट पी रहा है, तो दूसरा वाला कहता है बुद्ध से, डजंट द स्मोक बॉदर यू, डजंट द सिगरेट बॉदर यू? तो बुद्ध बोल रहे हैं विद सिगरेट। तो वो मेरे को बहुत लाइक क्लोज टू माई हार्ट है ये जो, कि मुझे याद है जिस दिन मैंने लिखा था, मैं अपने दोस्त के साथ रूम में बैठा होता, तभी आई केम अप विद दिस जोक, और मेरे को बहुत प्यारा लगा उस समय। कोई लोग समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं, बट या आई वुड वांट टू बी दैट गाय जो पूछ रहा है कि इससे कहाँ कौन सी सिगरेट, मतलब आपका ध्यान जाएगा प्रॉब्लम पे, तो प्रॉब्लम है ना। वही है कि आधी प्रॉब्लम तो वो है जो आप बुला रहे हो ना अपने पास। तो वही मुझे लगता है यार, लोग कह रहे हैं कहना दो। तो ये कॉमिक्स जितने भी हैं आजकल कंट्रोवर्सीज में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बिकॉज कुणाल कामरा इज वन ऑफ देम हु डज पॉलिटिकल जोक्स। तो कहता है कि वरुण ग्रोवर से पहले कुणाल कामरा जाएगा। ये तो हमेशा एक बाय डिफॉल्ट कमेंट्स में आता है यूट्यूब के। अच्छा कमेंट्स में आता है। अगर आप चले जाओगे ना कुणाल कामरा या किसी भी उसके अंदर, तो उसके अंदर बिफोर वरुण ग्रोवर इट्स कुणाल कामरा। अगर कोई भी गोली मारेगा, ऐसा करके एक डायलॉग आता है। एंड फॉर दैट मैटर काफी सारे कॉमिक्स के ऊपर केसेस भी हुए हैं। अभी रिसेंटली एक मतलब कॉमेडियन के ऊपर सुमुखी सुरेश और एक और बंदा था, उसका तो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ वो था, मतलब ही डिड अ जोक एंड दोस जोक्स वर नॉट लैंडिंग वेल, तो प्रोफेसर्स ने अपने ऐसे कान बंद कर दिए थे। अच्छा एंड लिटरली दैट शो हैड टू गेट क्लोज्ड। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द कॉमिक्स नेम, बट इस टाइप के कुछ आ रहे हैं केसेस ऑन द कॉमिक्स। तो एक प्रेशर टाइप का बन रहा है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज विच दे आर यूजिंग। तो लेट्स से अगेन समय रहना उसका हर एक सेंटेंस के अंदर वो गाली वगैरह देता है। अच्छा कुणाल कामरा एंड वो सारी चीजें, ऑल्दो मतलब पीपल गिव अब्यूजेस, फाउल लैंग्वेज सब लोग यूज करते हैं, और फाउल लैंग्वेज भी नहीं, अब तो मुझे लगता है कि नॉर्मली हो गया इस टाइम पे। बट स्टिल ये इस टाइप का थोड़ा सा मीडिया अटेंशन गेन कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो डजंट अ कॉमिक फील प्रेशराइज्ड बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशंस पुट ऑन देम? क्योंकि वो तो अपना क्राफ्ट लिख रहा है, वो तो अपना काम एंटरटेन करने का है। तो how does a comic take these things? Because थोड़ा सा टफ ही पार्ट है, बिकॉज आप सेट भी बना रहे हो, ऊपर से ये एलिगेशन। यार इसमें ऐसा है कि गुंडों से तो सभी को डर लगता है बायोलॉजिकली। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कॉमिक और नॉन कॉमिक वाली कोई बात है, क्योंकि ऐसा है कि कॉमिक परफॉर्म कर रहा है, सबसे पहले तो उसको यही देखना चाहिए, सिंस ये वो वाला आर्ट फॉर्म है जिसमें कि आप बहुत कैजुअली बात करते हो, तो लोगों को लगता है कि ये सही में एक आदमी आके ऐसे नॉर्मली बात करने ही लग गया है। इसीलिए वो भी है टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट हो जाता है थोड़ा सा, कि मैंने कुछ बोला और ऑडियंस में से लोग जवाब देने लगते हैं। उनको कहीं पे वो लाइन ड्रॉ करना भूल जाते कि इट्स अ परफॉर्मेंस। वो आपको लग रहा है कि नॉर्मल बात कर रहा है, वो उसको 50 बार रिहर्स करके आया, लिख के आया। तो कहीं पे मुझे वो लगता है कि जैसे वो प्रोफेसर साहब ने कान बंद कर लिए, क्या प्रोफेसर साहब मिर्जापुर देखते समय कान बंद कर रहे थे? क्योंकि तब क्लियर है क्या रे सीरीज है और एक जगह के बारे में है, वहां पे लोग ऐसे बात करते हैं, आपने अज्यूम कर लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसके प्रीमाइस को। लेकिन क्या आपने कॉमेडियन के प्रीमाइस को एक्सेप्ट किया? कॉमेडियन कहाँ से आ रहा है? आपके बीच में से आ रहा है। आपका लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है, किस लैंग्वेज में वहां बात हो रही है, क्या कल्चर है, उसके बारे में आपने जाना, तो प्रोडक्ट तो वहीं से आया। जैसे मैं भी गालियां यूज करता हूँ, तो मेरे से कोई बोलता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि हाँ झेलो, जो बनाया है आप ही ने तो बनाया ना। मैं कोई ऐसा मार्च से तो आया नहीं गाली सीख के। मैंने पहली बार चूतिया बोला था रैगिंग के दौरान कॉलेज में जाके। 12th तक मैंने चूतिया भी नहीं बोला था। मतलब
मैं नॉर्मल केस नहीं, मैं बहुत एक्सट्रीम केस हूँ गाली ना देने वाले सेंस में, कि मैंने कभी गाली नहीं दी, मेरे लिए गलत था। हालांकि मैं एंजॉय करता था जब मेरे दोस्त गाली देते थे। वो जब 11th-12th में एक लौंडा नहीं रहता जो गंदे जोक सुनाता है, बाबा जी का इतना बड़ा लंड वाला चीज, तो हम लोग उसे मतलब उसके मुंह से सुन के हम लोग खुश होते थे, लेकिन अपने क्या रे बोलना भी नहीं है, नाम भी नहीं लेना है। और रैगिंग में पहली बार मतलब सीनियर बुलवाते कि बको गाली बहनचोद, तो तुम्हें बोलना पड़ता है, तो यहाँ पे अटक रहा है बोलने में, जबान तो से नहीं आपने निकल रहा। रैगिंग की वजह से गाली दिया था? यस यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और फिर उस जब रैगिंग में एक बार वो बांध टूट गया, तो फिर वो बांध से ही टूटा कि अच्छा दिस इज हाउ यू टॉक नाउ। तो अब मैं स्टेज पे जाऊं, अब मैं तीसरा कैरेक्टर इन्वेंट करूं, क्योंकि सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा। नहीं, आप मत जाओ शो पे, यू आर नॉट द राइट ऑडियंस, इंक्वायर अबाउट द परफॉर्मर। जैसे होता है ना, मैं कॉलेज में कोई फेस्टिवल हो रहा था, तो उसमें वो आते हैं, मेरे को उसमें उस डांस का नाम भूल गया अनफॉर्चुनेटली, जो चेहरे पे ग्रीन पेंट करके आते हैं और लाइक बहुत एक्सप्रेसिव सा डांस होता है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाला एक इंसिडेंट वो पोर्ट्रे कर रहे थे, तो मेरे को पहले उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो मैं पढ़ के गया उसके बारे में कि ये आदमी क्या करेगा। तो उसमें पैम्फलेट में लिखा हुआ था कि इसमें हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने का अटेम्प्ट कर रहा है, और वहां पे नरसिंह भगवान ने अचानक से खंबा तोड़ के आ गए हैं, और वो किस तरीके से एंग्री है। अब मुझे पूरा कनेक्ट बैठ रहा है उसके साथ कि यार ग्रेट। उसके पहले तक मेरे लिए कार्टून था वो आदमी, कि क्या हरा पेंट पहन के ऐसा कर रहा है, आंखों को डरावना बनने की कोशिश। वो मिलेश्वर मेरा तुम्हारा आता था ना, बजे सरगम हर तरफ से, उसमें दिखाते थे। बचपन से तो मेरा इमेज यही था कि यार ये क्या मतलब इतना एक्सेजरेटेड बॉडी मूवमेंट्स। लेकिन जब पैम्फलेट पढ़ा समझ में आया, देन आई एम लाइक टोटली इन सिंक विद हिम, कि हाँ मतलब बहुत ही सही चीज कर रहा है। तो आई थिंक ऑडियंस का भी एक वो रहता है कि आप थोड़ा सा आप अपने माइंडसेट में आओ कि एक परफॉर्मेंस देखने आ रहे हो, और आप ही के जैसा एक ह्यूमन बीइंग क्या कह रहा है लाइफ के बारे में, किसी ना किसी तरीके से। हर एक आर्टिस्ट, हर एक आर्ट में काम करने वाला, वो स्टैंड अप हो या पेंटिंग हो या पोएट्री हो, वो जिंदगी के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो आप क्या इतनी बड़ी तोप हो कि आप जिंदगी के बारे में बात नहीं सुन सकते? आपके कान से खून निकल आया अचानक के, हाय राम ये क्या सुन लिया मैं? नहीं, मतलब यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप थोड़ा सा मतलब अपने कानों को बहादुर करो ना। तो वो है कि कहीं ना कहीं मतलब समाज को या फिर ऑडियंस को भी थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि हर एक चीज फनी नहीं होती, और ये भी समझता हूँ कि कई बार ऐसी चीजें नहीं होती हैं कॉमिक के द्वारा या कॉमेडियन के द्वारा, जो कि हो सकता है कि हाँ खराब लग जाए, लोगों को चुप जाए। एक्चुअली मतलब 100% कोई सक्सेस रेट तो नहीं होता किसी चीज का। सही बात है, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। नहीं, लाइक थिंग्स गो रॉन्ग। हाँ, ऐसा नहीं कि कॉमेडियन कोई सेक्रेट आदमी है कि अरे ये तो कुछ गलत कह ही नहीं सकता। नहीं, वो भी मतलब वो उसका फेलियर है, और वो ऑर्गेनिकली चीजें हो जाती हैं कि वो आपके रिस्पॉन्स से उसे पता चल जाएगा कि अरे यार वो वाला जोक काम नहीं किया, आई नीड टू वर्क ऑन द जोक। ये नहीं कि आप अरे ये क्या बोल दिया आपने, इसको तो जेल भेज देना चाहिए। नहीं, वो ऑडियंस ही नहीं कनेक्ट कर रही है, तो वो अपने आप ही करेक्ट करेगा ना उसको। लेकिन आप उसमें इतना हाइपर क्यों हुए जा रहे हो? आई मीन देयर माइट बी केसेस जहाँ पे हाइपर होना माइट मेक सेंस, बट आई डोंट सी इट। When you were trying comic, या मतलब जो जब आपका फर्स्ट जो क्या मतलब मान के चलो, आई एम श्योर दैट आपने कभी ना कभी फर्स्ट टाइम आपका रहा होगा जो कि बहुत मेमोरेबल रहा होगा। सो कैन यू शेयर एनी मोमेंट वेयर यू फेल्ट कि यार ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो गया? यार मेरे मतलब स्टैंड अप जितना किया है मैंने अभी, कितना 2016 से कर रहा हूँ मैं, तो करीब 8 साल तो हो गए। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में वैसा है कि जो पहला एक्सपीरियंस था वही बेस्ट एक्सपीरियंस है अभी तक भी। वही इवेंट परफॉर्मेंस वाइज भी मैं बोलूंगा कि वो उस दिन सबसे अच्छी गई थी, क्योंकि काफी रियल सा हो गया था। हम लोग ह्यूमरसली और सी शूट कर रहे थे, तो बैकग्राउंड आर्टिस्ट का मैं उधर काम कर रहा था। तो वहां पे बोला कि किसी को अगर ट्राई करना, सिंस दे वर आल्सो शूटिंग, कि हमें एक ओपन माइक का सेटअप चाहिए, तो अगर किसी को ऑफिस से ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर लो। तो मैंने कहा यार स्टैंड अप तो करना था, बहुत सालों से मन है, कभी हिम्मत नहीं हो पाई। आई वाज अ राइटर इन टीवी बैक देन, तो मैंने नाम लिखवा दिया जोश में। और जिस दिन आया शूटिंग का दिन, वहां पे काम कर रहे हैं, तो काफी मतलब मेरी हालत खराब हो गई, बहुत नर्वस था मैं। तो 2 दिन शूट था। पहले दिन का मुझे याद है कि आखिर में था मेरा नाम, और मैं ऐसे कर रहा था कि प्लीज यार मतलब अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ जाए तो मैं बच जाऊं इस चीज। लाइक सीरियसली पेट में इतना गुड़ गुड़ और हालत खराब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलना है सबके सामने जाके। स्टैंड अप में ये है ना कि साला गाना गाने जाओ तो ऐसा है कि आप माइक रख दो नीचे, वो म्यूजिक बज रहा है, पीछे बैंड खड़ा हुआ है आपका। हर एक आर्ट फॉर्म के साथ कुछ ना कुछ
बैकिंग है। हाँ। स्टैंड अप में केवल आप बात करो, आप चुप तो फिर सन्नाटा है, और सामने इतने लोग देख रहे हैं कि भाई यू आर द परफॉर्मेंस, यू आर द आर्ट फॉर्म, तो वो अजीब लगता है। यू आर एवरीथिंग, ऑर्केस्ट्रा यू आर इट, यू आर द गेम। तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी। तो पहले दिन तो कैंसिल हो गया वो, कि आखिरी तक हुआ, फिर शूट का टाइम ओवर हो गया। तो मेरे को आगे बताया कि कभी तेरा आज नहीं हो पाएगा, सॉरी। उसने सॉरी बोला, डायरेक्टर ने, हम नाम भूल गया मैं अनफॉर्चुनेटली, अब गोलानी, हाँ गोलानी ने आके बोला, गोलानी यस, ओके, गोलानी ने बोला कि यार कभी आज हो नहीं पाएगा तेरा। तो उसे नहीं पता कि मेरे को अंदर से कितना अच्छा लग रहा है ये सुन के। और मैं जिस जोन में था करियर के, मुझे ये था कि बहुत मेहनत करनी है। सिंस मैंने बताया भी, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि लेट ही स्टार्ट किया था मैंने, 30s तक तो चिल ही मारा मैंने। तो जैसे सुन के मेरे को अच्छा लगा, तो मैं घर पे जाके इतना वो होता ना कि गुस्सा हो रहा हूँ अपने आप पे कि व्हाई डिड यू फील हैप्पी, जब उसने बोला कि आज का कैंसिल हो गया, आज तेरे को करना नहीं है, तो व्हाई डिड यू फील हैप्पी। तो अपने अंदर ही इतना कश्मकश चल रही है। फिर रात में बहुत रटा लिख के कि नहीं ये कल करना ही है, कैसे भी कल लास्ट डे है शूट का। फिर अगले दिन नंबर आ रहा है, तो सुबह से वही चालू कि यार भूकंप आ जाए, मर जाए यहाँ पे लोग, तो कम से कम हाँ फिर से वो इतना नर्वसनेस। और हर ब्रेक में पीछे जा के कई हॉल में जा के चिल्ला के रिहर्स कर रहा हूँ, गला दर्द हो जा रहा है कि नहीं ये तो डिलीवर करना ही है। और फिर मेरा नंबर आया, मुझसे पहले पुनीत पानिया का था। तो पुनीत पानिया अपना भाई है, तो वो गया 0 डेसिबल पे गया। तो अगर उसका वो इंडिकेशन होता, जैसे हॉस्पिटल में लगाते ना धड़कन से पता करते कि आदमी जिंदा है कि नहीं, तो ऐसे बीप ऊपर जाता है। तो पुनीत पानिया होता तो वो लगेगा कि पुनीत पानिया मर गया, ऐसा होता। और वो हो रहा था, ज्यादातर के साथ शूट का माहौल था, तो लोगों का उतना अच्छा हंसने का मन नहीं था। बट उसका ऐसे 0 पे गया। ही इज अ ग्रेट कॉमिक, मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, उस दिन की बात बता रहा हूँ मैं, कि उसका 0 पे गया। तो मैंने कहा अब इससे बुरा क्या होगा। नर्वस फिर भी था मैंने कहा, लेकिन आई थिंक द वर्स्ट हैज हैपेंड। आई थिंक मेरे केस में थोड़ा सा वर्स होने के चांसेस थे, क्योंकि मैं उस ऑफिस में काम करता था, तो मेरे को डेली झेलना पड़ेगा। मैं चूतिया ऑफिस में तो बढ़िया ऐठ में रहता है, ये हवा निकल गई माइक पकड़ के। लेकिन फिर भी थोड़ा सा राहत मिली। जाकिर वगैरह था वहाँ पे, तो जाकिर को देख के राहत मिली। जाकिर काफी रिलेटेबल फेस लगता है मेरे को, तो उससे भी क्या, अच्छा भाई कोई पहचान का सा है, ऐसा लगा। सिंस यू आर अ गाय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन मुंबई, तो वो एक रिलेटेबिलिटी आती है कि मैं भी इधर से गया, तो और हम लोग हिंदी स्पीकिंग लोग वैसे ही थोड़ा सा डर के रहते मुंबई में कि हर आदमी इतना फर्राटेदार। तो चला गया मैं करने, और मेरा कुछ रिलेटेबल उस समय की थीम पे था। पैशन फॉलोइंग उस समय बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, तो मेरा एंटी पैशन फॉलोइंग पे था कि मतलब बहुत अच्छी बात है, आप चूज कर लो पैशन, लेकिन जैसे एक तरीके से घर वालों को जो धोखा देते हो, जो उनके मतलब ड्रीम्स है कि बच्चा पैसा कमा के लाएगा या बच्चा दहेज लाएगा टाइम से, वो सारे शैटर करके आई एम फॉलोइंग समथिंग व्हिच इज नॉट देयर। तो वो काफी क्लिक कर गया मतलब उधर, और वो काफी रियल टोन में था। मेरा तो ऐसा था कि आधा गला भराया था एक बार को कहते में कि माँ बाप को धोखा देके, तो मैं लिख के तो ले गया था लेकिन जब मैंने वहां पे बोला तो मेरे को रियल इमोशन आ गया उसमें कि गला सा भराया कि हाँ सही में मतलब ऐसा लग रहा है कि धोखा देके पैशन फॉलो कर रहे हो। तो पापा मम्मी का पैशन, हाँ उनका पैशन था कि लाइक मिडिल क्लास फैमिली में हो, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, स्पेशली अगर आपने IIT वगैरह क्रैक किया तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि ये बाद में कुछ ऐसी नौकरी करेगा जिससे कि मतलब सीन चेंज होगा, जो कि मिल भी गई। मैं बहुत अच्छा नहीं था एकेडमिक्स में, लेकिन समहाउ पैरेलली मेरे को वो मिल गया इन्वेस्टमेंट बैंक जाने का। उसको छोड़ के आप ये कर रहे हो 10,000 रुपये महीने पे या 15,000 रुपये महीने पे, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो वो चीज कहीं ना कहीं उस साइड में बाहर आ गई, और वो ऐसा क्लिक किया कि लाइक बहुत मेजर क्लैप या मेजर रिस्पॉन्स टाइप है। साढ़े 3 ओके। तो मतलब पुनीत पनिया के बाद फिर जब आपने परफॉर्म करा था तो फिर क्या हुआ था? नहीं यार, पुनीत पानिया पे नाम मत ले जाओ, अच्छा आदमी बता रहा हूँ। नहीं मतलब वही था कि ये वाला ना अभी डायलॉग वैसा लग रहा था कि ऑल वुमेन आई लाइक रिस्पेक्ट वुमेन, फेमिनिस्ट है थोड़ी बहुत ऐसे। नहीं वैसे नहीं, मैं बस दिन की रियलिटी बता रहा हूँ। मैं उस किसी पे जजमेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ ज्यादातर लोग का नहीं काम कर रहा था उस समय। और ऐसा भी था कि
रिलेटेबल सा क्राउड बैठा हुआ था ना, कि सारे ही लोग पैशन ही फॉलो कर रहे थे उधर, जितना क्राउड था। तो बहुत ही नैरोड डाउन क्राउड था मेरे लिए, कि सबका इमोशन वहां पे हिट हो गया। तो एकदम ताली वाली बजाना, कि जैसे 3 इडियट्स में दिखा दिया कि और लौंडा डिसाइड करता है कि मैं अभी फोटोग्राफी करूंगा। 10 साल के अंदर फिर उसने बुक्स लिख रखी हैं फोटोग्राफी पे, उसने मतलब अवार्ड जीत रखे हैं फोटोग्राफी पे। मेरे भी 10 साल हो गए, मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना हुआ। तो वो जो लाइन मारी वो बहुत ही जोरदार तरीके से क्लिक हुई कि दिस इज रियलिटी। रियलिटी में ये होता है कि 10 साल निकल जाते हैं और आप बैकग्राउंड में खड़े होते हो। इसके बारे में कोई पिक्चर बात नहीं करती, कोई ना तमाशा में दिखाएगा। तमाशा में उसको रियलाइज होता है कि मुझे बॉस स्टोरी टेलर बनना है, और वहाँ लकी अली का गाना बजता है, ओ जो भी है, सफरनामा। पहला सीन घर वालों को कन्विंस, दूसरा सीन हीरोइन को दोबारा पटा लेता है, तीसरे सीन पे स्टैंडिंग ओवेशन ले रहा है पूरा बन के। डूड लाइक इट्स अ बिग जंप। वो ठीक है, वो डायरेक्टर जो भी दिखा रहा था दिखाया, बट या तुमने बहुत सारी चीज छोड़ दी बीच में, कि कहाँ पे वो मतलब सड़क पे सो रहा था, कहाँ पे रो रहा था, कहाँ पे किराए के लिए पैसा नहीं था, कहाँ पे घर वालों से गाली सुन रहा था, एंड स्टिल लाइक फीलिंग बैड फॉर द फैमिली जिनके इतने एक्सपेक्टेशंस थे तुम्हारे लिए। तो इस चीज का कहीं का निचोड़ था उस एक छोटे से 3.5 मिनट के सेट में। तो वहां वैसा हो गया था कि हाँ, लाइक पीपल बिकेम रियली हैप्पी। मैं बता रहा हूँ ना, अभी तक वैसा परफॉर्म नहीं हुआ है कि आप अपने ट्रू एलिमेंट में होते हो। BHD के भी उससे ही बेटर था वो मेरे लिए, मतलब कि मैं एकदम ही रियल बात कर रहा था उसमें। जैसे कमाओ, मैं बहुत इसमें थर्ड पर्सन टोन में बात करता हूँ ना ज्यादातर अपने सेट में, कि कमाओ भोसड़ी के इज अ कमेंट्री ऑन जो भी चीज है उसके बारे में कमेंट्री है। लेकिन इसमें मैं अपने बारे में बोल रहा था कि मैंने मतलब क्विट किया और मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मैं जूतिया हूँ। एंड देन आई एम इनकॉर्पोरेटिंग के आजकल पैशन फॉलोइंग पे जो मूवीज बन रही थी उस समय 3 इडियट्स, उसको ऐसे कर रहे थे कि बहुत समझदारी का काम है जॉब छोड़ देना। कि लोग अपने इवन अभी मेरे पास लोग आते हैं, बच्चे आते हैं गाइडेंस के लिए या पूछने के लिए, तो वो ऐसे बताते हैं जैसे कि मेडल दिखा रहे हो। अब भैया इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जॉब कैसे करनी है इंजीनियरिंग वाले, तो बस टाइम पास के लिए कर रहे हो। नहीं डूड, लाइक यू आर पेइंग देम। अपने माँ बाप का या अपना पैसा तुम दे रहे हो उसको, तो उसको सीरियसली लो, वहां को सीखने को मिलेगा। और जॉब भी मिल रही है तो जॉब करो। जिस दिन तुम्हें लगने लगे कि स्टैंड अप से इतना पैसा आ रहा है कि जॉब उसके आड़े आ रही है, तब तुम जॉब छोड़ने का प्लान करो। ऐसा नहीं कि पहला कदम तुमने ऐसे लिया यार फक द जॉब, मैं तो लाइक स्टैंड अप बनूंगा या फिर मैं कोई कलाकार बनूंगा। नहीं, मतलब प्रैक्टिकली वैसी चीजें नहीं होती जो कि फिल्मों में दिखाना मिसिंग है कहीं ना कहीं पे। मुझे वो लगता थोड़ा सा, तो उस समय वो सेट उसी चीज पर था। आपका ओपिनियन ऑन कमबैक्स? बिकॉज एक हाइट तक जाता है लेकिन फिर बंदा फॉल करता है, उसके बाद फिर यस कमबैक को लाने में कितना पावर चाहिए होता है? मतलब बिकॉज आई एम श्योर कमबैक इज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग विद काफी टाइम से। यार वही है कि उस कमबैक की शक्ल क्या है। किसी ने गोल कर दिया, फिर वो गोल नहीं कर पाया, अब उसका कमबैक होना है, और उसे गोल करना बहुत अच्छा लगता था। तो अब इसके कमबैक का ये मतलब हो सकता है कि ये आया और इसने गोल मार दिया, या फिर इसने बोला कि आई डोंट केयर कि गोल होना हो। ये भी कमबैक है एक, कि आप मतलब अपने आप में इतना कंप्लीट फील कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आदमियों के 2 सबसे बड़े शौक है आदमियों के। अगेन मतलब ये कुछ ऐसा सेक्सिस्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन सिंस मैं आदमियों के साथ ही हैंग आउट करता हूँ ज्यादा, एक है कि काम करना, एक्सपीरियंस करना लाइफ को। जहाज पे बैठ के कहीं चले गए, पानी के जहाज पे समंदरों को छान रहे हैं, रेगिस्तान को छान रहे हैं, एक तो वो करना, दूसरा उसके बारे में बात करना। तो जितनी भी आर्ट है मुझे लगता है वो दूसरे चीज से जन्म लेती है, कि उसको एक्सप्रेस करना कि यार तुझे पता है क्या हुआ था समंदर में इस बार। वो बताना ही मतलब वो स्टोरी टेलिंग है, वो स्किल को ही मतलब कहते हैं कि ये आदमी आर्टिस्ट ही बता लेता है ढंग से। तो मुझे वो लगता है कि एक तो काम करो और उसके बारे में बात करो। आई रियली होप कि ऐसा कोई सिस्टम होता जो फ्री में पैसे दे रहा होता, तो शायद मैं काम नहीं करता कभी, लेकिन इट्स गुड टू वर्क यार। पहले होते थे ना ऐसे भिक्षा वाला सिस्टम बना रखा था कि भाई इस आदमी को सोचने में ज्यादा अच्छा लगता है तो इसको सोचने देते हैं, इसको हम खाना वाना देते रहेंगे। तो साधु संत आते थे ऐसे समाज के बीच में टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपना ऑब्जर्वेशंस लेके जा रहे हैं कि अब इस बारे में सोचेंगे पहाड़ पे बैठ के, और खाना वाना लोग दे ही रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा सिस्टम था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा होना चाहिए, लेकिन यस। नहीं, वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। कहाँ मिल रहे हैं?
कहाँ कौन दे रहा है खाना? आप ही जोक के अंदर स्पिरिचुअलिटी वाले। अच्छा अच्छा। अरे यार अभी वो Yes. डोनेशंस बन गए भिक्षा। पेटीएम अवेलेबल का ऐसा कुछ जोक था यार, उसमें बड़ा सही था यार। वो पहले लिखा रहता था कि जीवन सरल है या फिर पेड़ ही जीवन है, वैसा टाइप चीजें पहले लिखी रहती थी। अब लिखा रहता है पेटीएम एक्सेप्टेड हियर। यस यस यस। बाबा जी के पास। तो आई थिंक वो वाला जो था ना बहुत ज्यादा रियल था, वो वाला जो पार्ट जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोला था। एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज जैसे ही आप इंग्लिश बोलते हो तो फिर एक अलग ही लेवल पे निकल कर आता है इम्पैक्ट। तो आई थिंक दैट वाज ट्रुथ फैक्ट्स देयर आपके उस वाले सेट के अंदर भी। तो कभी एक और चीज मेरे को पूछना था आपसे कि आप ना इंस्टाग्राम के अंदर ना बड़े डीप डीप थॉट्स बोलते रहते हो, और मतलब बड़े ही ये कहाँ से आते हो, और ये रात के टाइम पर ही आते हैं। ये क्यों करते हो? क्यों करते होगा तो आंसर है मेरे पास। कहाँ से आते का नहीं है, इसलिए करता हूँ यार। लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ किया करो। अरे लोग ऐसे कर रहे हो? नहीं, लोग मतलब फ्रेंड्स जिनकी मैं मतलब मैं सोचता हूँ कि सुनना चाहिए लोगों की, तो मैं सुन लेता हूँ लोगों की। अगर कोई मेरे को कुछ सजेस्ट करता है कि यार तुम बैठे रहते हो इंस्टाग्राम पे, कुछ डाला करो, उस पर एक्टिव रहा करो, तो मैं हो जाता हूँ एक्टिव फिर 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते के बाद मैं भूल जाता हूँ किसी ने कुछ कहा था मुझसे, और फिर मैं नहीं डालता हूँ। जैसे अब देखा होगा कई दिनों से कुछ नहीं डाला है मैंने। तो वही है, मतलब कभी कभी लगता है कि कुछ आइडियाज के बारे में मतलब एक्सप्रेस करो या उनके बारे में बात करो। हर एक चीज को तो जोक में कन्वर्ट कर नहीं सकते। मैं यार बता नहीं सकता मैंने कितने पेजेस डिलीट किए होंगे एक सेट को लिखने के पीछे। मैं कितने 40-50 पेज डिलीट करता हूँ, विच इज लाइक अ गुड मटेरियल फिलोसॉफिकली। यस, लेकिन वो फनी नहीं साउंड कर रहा है, तो आपने तो उसको डिलीट करो, हटाओ कि एंड में तो जोक ही बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, इट हैज टू बी फनी, it can be smart or intelligent or philosophical, but primarily it has to be funny first। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कई चीज़ें वो हैं जो आपको कहने का मन कर रहा है, लेकिन अब वो नहीं फनी साउंड कर रही, तो नहीं फनी साउंड कर रही। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं पे कुछ रील बना दी कभी कुछ, या जैसे अभी पॉडकास्ट पे आप फ्रीली बात कर सकते हो विदाउट द प्रेशर ऑफ साउंडिंग फनी। तो वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ उन चीज़ों के बारे में बात हो सकती है। तो वही सोच के मैं डाल देता हूँ कभी कभी कोई रील, और वो वैसी चीज है कि आई लाइक सम ऑफ देम फॉर श्योर। जैसे मैंने एक कहानी वाली डाली थी, वो मेरे को बड़ी पसंद थी। वो कि इंसान की कहानी, मतलब शुरू से हाउ रिलीजन वाज इन्वेंटेड पॉसिबली। तो वो 1 मिनट में आपको बताने की रिलीजन कैसे इन्वेंट। ये अभी लास्ट वाला डाला हमने अभी? नहीं, थोड़े पहले की है। ओके। तो वो अच्छी रील थी। लास्ट वाला तो आपने उसके बताया था कि इतने सारे के सारे कंपटीशन के बाद हम इस दुनिया में आए। हाँ, वो उसमें कुछ फनी एंगल है। जैसे क्या लोग यही बोलते रहते, जो भी वीडियो देखो, अब वो चाहे लाइफ के ऊपर हो चाहे फिलोसफी के ऊपर हो, क्या अरे इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ, करोड़ों स्पर्म्स को हराने के बाद आप जीतते हो, उसके बाद मतलब आप एक व्यक्ति पैदा होता है। जैसे हिंदुइज्म में भी है कि 84 करोड़ योनियों के बाद एक मानव जीवन मिलता है आपको। साइंटिस्ट अलग उधर कह रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स देख लिए लेकिन केवल अर्थ पे जीवन है, इतना प्रेशियस है लाइफ। तो फिर इतनी चूतिया क्यों है लाइफ? मतलब ये बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है कि फिर एक चीज जो इतनी रेयर है वो इतनी चूतिया कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये नहीं है कि रेयर चीज चूतिया नहीं हो सकती, बट द वे वी आर प्रेजिंग लाइफ इन ऑल आवर टेक्स्ट, वेद हो या कोई किताब हो या धार्मिक हो या साइंटिफिक हो, हर एक में लाइफ को इतना प्रेज किया जा रहा है। तो व्हाई आरंट वी टेकिंग केयर ऑफ लाइफ? राइट, हम लोग केवल थ्योरी में तो बोल रहे हैं ना कि अमेजिंग है लाइफ, तो अमेजिंग की तरह ट्रीट करो उसे। मत बुलाओ 7 दिन काम पे आदमी को, मत चिल्लाओ किसी पे बिना कारण के, मत किसी को चूतिया बोलो, मत किसी को गाली बको किसी भी रैंडम रीजन की वजह से। आपके जब सारे टेक्स्ट, आपकी नॉलेज, आपका लॉजिक, आपका एब्सेंस ऑफ लॉजिक, सारी ही चीज एक बात करेंगे अमेजिंग है लाइफ। आदमी सामने आ रहा है, आप उसे चूतिया कह रहे हो बिना कारण के, उससे चिढ़ रहे हो, उससे जल रहे हो, तो वेयर डज इट गो? तो वो कहीं पे वो बातें रहती हैं उसके पीछे कि अगर इतनी अमेजिंग है लाइफ तो इतनी चूतिया क्यों है लाइफ। वो मेरे को लाइन अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया था उसको। हर टाइम मतलब भिखारी की तरह मांग रहे हैं कुछ कुछ, ये हो जाए वो हो जाए, अपने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने जो भी आपका भगवान है
उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान ये कर दो मेरी लाइफ में, मेरे को ये मेरा पॉडकास्ट चलवा दो, मेरा स्टैंड अप हिट करा दो, मेरे को बेटर इंसान बना दो, तो मतलब कहीं पे तुम संतुष्ट नहीं हो ना अपनी लाइफ से कैसे भी। तो ये जो भिखारी वाला एटीट्यूड है, यही था ना उस रील में कि ये भिखारी वाला एटीट्यूड मतलब पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है लाइफ के लिए, कि एवरी टाइम यू आर फकिंग बेगिंग योर गॉड, योर बॉस, योर फ्रेंड्स, और जो भी किसी से भी फेवर मिल जाओ, मेरी लाइफ ये ना रहे जो इस समय बेहतर बन जाए। तो मेरे को वो जीवन जीने का वो तरीका उतना अच्छा लगता नहीं है कि यार वंस इन अ फकिंग लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और आप इसे भिखारी की तरह काट रहे हो कि ये हो जाए वो हो जाए। आई डोंट, वही है ना कि गोल मारना है कि नहीं। तो वही एक चीज है कि अच्छा मतलब शायद छोटा सोच रहे हैं हम लोग कहीं पे, कि आपको बाय डिफॉल्ट खुश होना चाहिए। आपको सुबह उठ के ऐसा लगना चाहिए कि अबे अमेजिंग है यार, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वो रहेंगी, उनसे फाइट करो। फेजेस है जहाँ पे आप हमेशा तो लाइफ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके टांग का ऑपरेशन होना है, तो सुबह उठ के आप नहीं कहोगे कि अरे सूरज कितना सुंदर है। नहीं, वो दिन आएंगे, लेकिन एक नॉर्मल एक एवरेज डे पे आपको एक सेंस ऑफ एडमिरेशन फॉर लाइफ होना चाहिए कि यार क्या क्या मजेदार चीज है कि जिंदा हूं मैं, मतलब इट्स अ बिग डील। आप किसी एक रैंडम प्लेनेट पे आप जीवन जी रहे हो, आपको सूरज देखने को मिल रहा है, तारे देखने को मिल रहे हैं, अपने यार दोस्त से चिल मारने को मिल रहा है, बिग डील है ये। मतलब आप सोच रहे हो नहीं कोई अवार्ड दे देगा तो ही बिग डील होगी, बहुत बहुत चूतिया सोच है, वो भिखारियों की सोच है मतलब। तो वही सी नाउ आई एम अनरेवलिंग। अभी झंडा ही लगा दूंगा मैं यहाँ पे। okay. जैसे मैं कॉलेज में भी, मुझे हनुमान जी मतलब बहुत दिल के करीब रहे बचपन से। अभी ऐसा हो भी सकता है कि आई एम क्वेश्चनिंग वेदर आई बिलीव इन गॉड और नॉट, लेकिन जैसे एक होता है एक चरित्र से इतना प्यार हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा, दूसरे के बारे में सोच रहा है, जिसका कि प्राइम एग्जाम्पल द कैरेक्टर ऑफ हनुमान जी। अब कहीं गॉड उसे मानो या कैरेक्टर मानो, आपके ऊपर है। मेरे को वो दोनों चीज में इंस्पायर करता है। तो जैसे कॉलेज में भी मैं जाता था मंदिर कभी कभी, तो एक आध बार हुआ कि मैंने ऐसा पूछा होगा कि और कैसे हो हनुमान जी आप, लाइक कोई उनसे भी तो पूछे कि आप कैसे हो। आप मांगने ही पहुंच जाते हो हमेशा। वो भी कहते होंगे क्या बनाया यार मैंने। आपका बच्चा, आपका खुद का बच्चा आपसे हमेशा मांगता रहे तो आप देते रहोगे उसे, लेकिन आप कहीं पे सोचोगे कि यार पर्सनैलिटी नहीं है इसकी। कभी ये आगे कहे अरे पापा देख लूंगा मैं, छोड़ो आप, तो आपको भाई कुछ है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जीवन जीते समय थोड़ा पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि बॉस नहीं मिल रहा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन लेट्स नॉट लूज इट, लेट्स नॉट वेक अप लाइक बेगर्स। क्या एक और दिन आ गया भीख मांगने का। नेक्स्ट क्वेश्चन as soon as possible. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मतलब आपके जो सटायरिकल जोक्स होते हैं ज्यादातर, एंड इट्स मोस्टली रियलिटी। अगेन आपने थोड़ा सा रियलिटी को ओरिएंट करा है, एंड आपने थोड़ा सा, आपका हमेशा ना मतलब यू बेसिकली टेल द रियलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कमाओ वाला जो सेट था, उसके अंदर जो टुवर्ड्स द एंड आपने जो बताया था दैट ऑनेस्टी से बड़ा टर्न ऑन कोई होता नहीं है, राइट? बिकॉज ये वाला जो पार्ट था ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिकॉज अगेन दैट सेट व्हिच आई सॉ, इट वाज एन इनक्रेडिबल सेट, और एक जो लाइन मार रहे थे ना आप, बहुत ज्यादा रियलिटी ओरिएंटेड था। इट वाज डिलीवर्ड वेरी फैंटास्टिकली, बट अगेन आई एम जस्ट थिंकिंग कि थॉट आगा से, मतलब हाउ कैन यू हिट, मतलब बहुत मतलब लग रहा है, अच्छे से लग रहे थे जो मारा था उस वाले सेट में। तो व्हाट वेंट इनटू दैट पार्ट, हाउ डिड यू राइट इट, मतलब ये सोच कहाँ से आ रही है? मतलब मैं अगेन बार बार सोच पे ही जाऊंगा क्योंकि यार उसमें तो मुझे लगता है, अभी हमने बेगर की बात करी थी, उस वाले सेट के अंदर बोले कमाओ। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। ओह माय गॉड, कॉर्नर कर दिया है। यार मुझे वो राइटिंग वाला तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है, मतलब जहाँ पे आपके काम की बात आ जाती है।
कि जैसे कई लोग और मैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज आप तो वहाँ पे डिलीवर करो, लेकिन अगेन जब आप लिख रहे होंगे तो फिर आपको मजा आ रहा होगा कि यार ये रियलिटी है, सच है। बिकॉज सोसाइटी की सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है, बंदों को सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन बंदों को एक्सपेक्टेशंस जब नहीं होती मैच, देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द सोसाइटी और द वुमन। एंड आपका जो जोक था, दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज अ सेट व्हिच वाज फेवरिंग द वुमेन। अदरवाइज आपको पता है वुमेन के ऊपर जोक्स वगैरह मारते हैं तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से जाता है। बट इन योर सेट आई थिंक इट वाज प्रीटी अप्रिशिएटिव कि आपने बहुत अच्छी तरीके से दोनों को बैलेंस करके करा था। और इस पर मैं उस तरीके से सोच रहा हूँ बिकॉज जो आया था ना बहुत सही आया था वो। यार मुझे तो ये लगता है कि वॉइस लाइक एज फार एज माय वर्क इज अंडर क्वेश्चन। नहीं मैंने क्वेश्चन नहीं करा। नहीं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसमें जिस भी तरीके की वॉइस आ रही है ना, हाँ वो कॉन्सिक्वेंशियल है। अच्छा वो बाई प्रोडक्ट है बेसिकली। अच्छा। ये बाई प्रोडक्ट अच्छा वर्ड होगा आई थिंक उसको डिफाइन करने के लिए। मैं नहीं वॉइस को सोच के लिखता हूँ बिल्कुल भी। मैंने अभी जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले बात भी की थी कि मुझको कुछ रियल दिख रहा है और उसमें कुछ फनी दिख रहा है तो मेरे लिए वो जोक है। फिर अब वो किसी पे भी हो, वो आदमी पे हो, औरत पे हो, कुत्ते पे हो। तो अब जैसे वो ओरिजिनली क्या था कमाओ भोसड़ी के, कि जैसे लड़के नहीं बोलते कि, और ग्रुप में ये सब बातें होती हैं, कह रहे लड़की को तो बड़ी नौकरी वाले ही पसंद आते हैं, लड़कियों को तो लाइक फकिंग फाइंड अ जॉब। दिस इज द जोक। ये जोक है मेरे लिए कि तू भाई क्रिब क्यों मार रहा है, उसमें तेरे सोचने से क्या पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। लड़कियों के लिए तो बड़ी कार होनी चाहिए, तो कार खरीद, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। और तू कार नहीं खरीदेगा, तू कामचोर बना रहेगा। तो उस पे था। अब वो है कि उसको 50 बार सोचोगे तो वो डिस्टिल होते होते उसमें से नौकरी चली गई, गाड़ी चली गई, और इवेंचुअली वो कमाओ भोसड़ी के एक पंच लाइन में कन्वर्ट हो गया कि लड़कियां तो नेचर ने अपने लॉज बदल दिए। हाँ मतलब लाइक चिड़िया चाहे कितने भी लर्न द गेम। मतलब तुम्हारे 70-80 साल की लाइफ टाइम में गेम नहीं चेंज होने वाला है, तो यू बेटर लर्न द गेम एंड प्ले द गेम। ये नहीं कह रहे गेम गलत है इसलिए मैं हार रहा हूँ। ओके कहते रहो, बहुत लोग ऐसे तो कह के चले गए कि गेम गलत है इसलिए मैं हार गया। नहीं, लाइक फकिंग प्ले द गेम एंड प्लेड स्मार्टली, प्लेड नाइसली। तो वही था यार वो कमाओ वाला भी, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। वो थोड़ा वो था, शायद उसका ऑडियंस ज्यादा था, मेरे सोचे से ज्यादा उसका ऑडियंस था, क्योंकि मुझे उस साइड में 3-4 और जोक है वो ज्यादा पसंद है। ऑब्वियसली ये भी अच्छा जोक है। वो वाला भी अच्छा लगा था, वो वाला जो तुम बोलता था कि हम होंगे कामयाब। हाँ जैसे वो अच्छा लगा। वो आप बीती जहां जहां होता है वहां अच्छा जोक आ जाता है। क्योंकि वहां पे ना रेट्रोस्पेक्टिवली जा रहा है, बंदा सोचने लग जाता है अरे यार कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब। व्हिच इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। बिकॉज मैं एक ऑडियो भी सुनता, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इन द एंटायर वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो उसके अंदर बताते हैं कि 20s के अंदर बंदा बहुत कहता कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, 30s के अंदर कहता कि मैं करूंगा, 60s तक जब पहुंचता है तो उसके अंदर मतलब 100 या 1000 में से सिर्फ 1 या 2 ही कर पाता है जो उनको करना था। बाकी सारे 99% लोग जो वही कर रहे हैं वो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। So that audio is actually talking about what you just mentioned कि भैया कब होंगे कामयाब। बिकॉज स्टार्टिंग में तो हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, लेकिन फिर टुवर्ड्स द एंड वो ड्रीम्स को साथ कॉन्ट्रास्ट ही हो रहा है कि यार ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। हाँ. ठीक है, और वो एक्चुअली में जोक बन जाता है। यस सही बात है। हम जब प्लान करते हैं तो हम रियलिटी को नहीं प्लान करते, हम केवल अपने को प्लान करते हैं। जैसे 20s में है तो लगता है पूरी दुनिया जीत लेंगे, ताकत है इतनी हाथों में, दिमाग इतना, तुमको लगता है कि दिमाग इतना दिया है, और सारी चीजें अपसाइड होती हैं कि हीमोग्लोबिन है तो वो बढ़ रहा होगा बॉडी में, जैसे वो है ना कि 35 के बाद वो कम होना स्टार्ट हो जाती है चीजें। लेकिन जवानी एक चढ़ाई की तरह होती है कि उसमें चढ़ ही रही है तो तुम्हारे दिमाग में होता है कि साला जीत दूंगा जो भी सामने आएगा। लेकिन ओवर टाइम वो चीजें चेंज होती है कि यार मतलब होगा कब फाइनली। तो 30 पे वो एक्चुअली मार्कर आता है, वो जो भी सेट किया, किसी ने भी सेट किया कि 30s में आ गए। बायोलॉजिकली मुझे लगता है कि 30 या 32 या 33 इस पर पीक करती है बॉडी, और उसके बाद मतलब उसका डाउन शुरू होता है जब मसल्स वगैरह बनने बंद होते हैं इवेंचुअली। तो नेचुरल है यार मतलब। तो एक और चीज मैंने सुना है जो साइंस और मतलब मैंने कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ा है, उसके अंदर बताते हैं कि बंदा मतलब फिगर आउट ही कर रहा होता है 30s तक, बट जैसे 40s के अंदर घुसता है ना, 40 से 50 साल, 40 से 50 साल तक का जो होता है टाइम सबसे ज्यादा प्राइम टाइम होता है। मतलब उसके अंदर ही सबसे ज्यादा किल करता है। मतलब दैट्स अ प्राइम टाइम ऑफ अ पर्सन व्हाटएवर फील्ड इज। उसका मे बी 30s कैसा भी गया हो, लेकिन 40s के अंदर एंटर करते ही। नाइस सर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। कम बैक की जो बात कर रहे थे अभी, नाउ आई कैन प्लान माय कम बैक।
यार मुझे लगता है कि 40s की जो बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा ये चेंज आता है लाइफ में। मैं अपने दोस्त से बात भी कर रहा था कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको करना क्या नहीं है। एग्जैक्टली नहीं पता चल जाता है आपको, और आपको नहीं कहना भी आ जाता है, कैसे भी आए। आपने बहुत घिसाई, बहुत ऐसी आप पार्टीज में गए जहां आपको जाने का मन नहीं था, आपको सोने का मन था, बहुत आपने ट्रिप्स ऐसी की, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक ट्राई किए, बहुत सारा पॉसिबली ऐसे ड्रग भी ट्राई की, जो आपको करना था कि यार नहीं कहूंगा तो चूतिया लगूंगा। आपने फाइनली ये देख लिया कि नहीं कहना जरूरी है अब, क्योंकि अब दिख रही है मौत। 40 के बाद टाइम का उल्टा हो जाता है, T- हो जाता है वो। इट्स मोर लाइक ए डेथ -20 ऐसा हो जाता है। तो टाइम इज प्रेशियस। तो आप कहते हो अब मैं बुलशिट नहीं करूंगा, जो मेरे को पसंद है वो चीज करूंगा और उसको सीरियसली करूंगा। 2 चीज करूंगा लेकिन ढंग से करूंगा। तो वहां मुझे लगता है लाइक वेरी करेक्टली व्हाट यू मेंशन्ड कि 40 से 50 बहुत एक मतलब क्या कहना चाहिए उसे, प्रोडक्टिव टाइम। और ये जिस बंदे ने लिखा था, ट्राई करना बंद कर देते हो, यू आर श्योर कि मुझे यही चीज करनी है और आपको उसमें कुछ आता है, तो होपफुली आप में या तो आता है या आप में सीखने की क्षमता है कि बॉस ये कर लूंगा, इसमें इन्वेस्ट कर। यू आर जस्ट मोर सीरियस अबाउट योर टाइम। एंड दिस हैज बीन वैलिडेटेड साइंटिफिकली। वो जिस ऑथर ने बुक लिखी थी ना, इसने 25 साल लगाए थे एक किताब को लिखने हैं, और वो 25 साल से सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहा था कौन बंदा है जो किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करता था। दैट वाज द टाइम पीरियड, उसने रेंज निकाला। दिस बुक वाज रिटन बाय नेपोलियन हिल, इट्स कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच। तो उस ऑथर ने 25 साल लगाए एक किताब को लिखने में, एंड इट्स अ टाइमलेस बुक। तो उसके अंदर वो पूरा उसने एक लिखा था जहाँ पे उसने बताया था कि व्हाई मेन आर द बेस्ट परफॉर्मिंग व्हेन दे आर इन अ पर्टिकुलर एज। तो वो पता चला था, बिकॉज आधा जिंदगी निकल जाता है चीजों को ट्राई करने में, लेकिन मैं फाइनली जो आपने बताया कि ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से नो टू। सो इट्स एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है यार। जैसे आप ड्राइविंग सीखो नई तो आपको हमेशा डाउट रहेगा सही चला रहा हूँ कि गलत चला रहा हूँ। फिर आपके बगल में कोई एक्सपर्ट ड्राइवर बैठा या ड्राइवर बैठा है तो आपको लगेगा ये साला देख के क्या कह रहा होगा, इस समय मेरे को ओवरटेक करनी थी या नहीं करनी थी। ये तमाम चीजें आएंगी। इवेंचुअली आप बहुत चला लेते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ड्राइविंग का मतलब है कि मैं जैसे ही चला पा रहा हूँ, जिसमें मैं सही चला सकता हूँ, वो चलाना इज द राइट डेफिनेशन ऑफ ड्राइविंग। राइट, वो आपको एक अंदर से आ जाता है, उसके बाद आप ड्राइवर बन जाते हो। तो मुझे लगता है कि वो 30-40 साल उस चीज में जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कितने लोगों के क्या मेथड है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा क्या मेथड है, डेफिनेशंस में घिरे रहते हो। वैलिडेशन एंड कहीं ना कहीं पे वो वैलिडेशन वाले उसमें घुस जाता है बंदा। 40 के बाद कहते हो सही हुई या गलत, मरना तो है तो अपने तरीके से सही हो के मरूं मैं। I just मतलब like I'm also like 40 now। और ये ऐसा नहीं कि 40 होगा तो कुछ हो जाएगा, वो लेट 30s से मतलब स्टार्ट हो जाता है कि like enough of bullshit। अब मुझे अपना 2-3 चीजें ये देखनी है, इसको मैग्नीफाई करना है और मतलब तो अब आएगा हम होंगे कामयाब। कब होंगे कामयाब? नहीं हुए कामयाब, अब होंगे नहीं अब होंगे क्या बता रहे हैं। हाँ अब होंगे, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब यही इकलौता ट्रैक है, अब करना ही करना है। काम करो यार, जितना मतलब काम करो जिससे खुशी मिले, और या फिर अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करो। ज्यादा सोचने लायक है नहीं ये चीजें। सो आप अगेन मतलब यू आर यू मैरिड? नो। Why you did not marry? कहाँ है दारू? पानी पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया यार। Yes. Were you and did you ever fall in love? Did I ever fall in love? Yes, I did यार। I did। यही होता है ना, I think कभी कभी ज्यादा प्यार में पड़ जाते हो तो, और वो ना मिले। बहुत अच्छी कॉफी पी ली तुमने तो बहुत चांसेस है कि तुम कभी कॉफी ना पियो, कि यार कॉफी तो वही सही थी मतलब। तो वो उस तरीके की चीज हो गई, उस फेल्ड हुई या सक्सेसफुल हुई वो भी अलग है, लेकिन तुम्हें पता चल गई यार ऐसी भी कॉफी मिलती है। मतलब लाइक लाइफ ऑल्टरिंग कॉफी। उसके बाद कोई कह रहा है कि स्टारबक्स चलते हैं कॉफी पीने, नहीं यार लाइक आते ही नहीं है। तो यहाँ मैं भूल जाता हूँ बार कैमरा ऑन है लेकिन यार ये एक चीज है कि हाँ मतलब वंस यू हैव टेस्टेड कि अच्छा इस लेवल पे चीजें हो सकती, इस लेवल पे तुम इमोशनल हो सकते हो, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। तुम वही ढूंढते रहते हो कि एक बार फिर से मेरे को उतने इमोशनल होने का मन हो रहा है,
पर तुम किसी के बगल में बैठे हो और तुम्हें वैसा नहीं लग रहा है, इट्स नॉट अबाउट देन बीइंग विद हर फॉर लाइफ, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग दैट इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ, यू नो, कि तुमने एक बार अपनी सर्च बंद कर दी तो ये हो जाएगा कि अब वो चीज़ कभी होनी नहीं है। शायद मैं गोल गोल बातें बोल गया, लेकिन वही है, मतलब मेरे को जो मैं अपने अंदर देखता हूँ तो मेरे को वही नज़र आता है कि स्टिल देयर इज़ अ होप कि मुझको यार ऐसी पार्टनर या लड़की मिल जाए जिससे बात करके मुझे लग रहा है कि अमेजिंग है यार, मतलब लाइफ अमेजिंग है। इससे बात करने का मतलब कि मेरी लाइफ अमेजिंग है, मेरी लाइफ का कुछ मतलब है। तो वही है, वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं। खराब खाना नहीं खाना अपने हिसाब से, मतलब भूखे रह लेंगे लेकिन खराब भूखे रह लेंगे लेकिन खराब नहीं खाएंगे। और ऐसा है नहीं, मतलब मेरा बहुत प्रैक्टिकली ये मानना है कि आप रैंडम एक लड़का लड़की को आप कमरे में डालो, उनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इट्स नॉट इवन कौन कैसा दिख रहा है, किसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, कौन क्या भाषा बोल रहा है। हम लोग बने हैं अट्रैक्ट होने के लिए एक दूसरे के प्रति। इवेंचुअली दो लौंडे भी इवेंचुअली मतलब दोस्त बन के ही निकलेंगे उस कमरे से। लेट्स नॉट गो टू माइक्रोस्कोपिक ऑन दैट। लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है ना एक पर्सनल प्रॉब्लम टाइप कि कॉफी वही वाली पीनी है, वो है थोड़ा मेरे साथ। बिकॉज इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम यार। कमरे में अकेले रहना उसके बहुत प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं, तो दोनों है। अब मतलब आपको फैमिली से प्रेशर मिलता है कि शादी कब करोगे? हाँ, मैं मतलब प्रेशर क्या, लड़ाइयाँ हैं वो तो प्रेशर क्या है प्रेशर कहाँ मारते हैं यार इंडिया में हमारे। तो आप इंडिया में तो ऐसे तीर चुभोते हैं इन बातों पे, तो कि जैसे फनीली, मतलब मैं फनी साइड पे ही रखना चाहूंगा चीजों को। जैसे मेरी मम्मी को लगता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ लोनलीनेस तो ये मेरे को बड़ा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपके जोक में भी आया था कि मैं उनका डिमोनेटाइजेशन का नोट हूँ यार वो बड़ी सही लाइन थी यार, बड़ी सही लाइन थी। आई थिंक अगर डिमोनेटाइजेशन पे कोई भी जोक बना उससे अच्छा जोक नहीं बनेगा, ये तो मैं कह रहा हूँ कि चला नहीं तो फिर जलाना पड़ेगा लेकिन उसका सेकंड टैग भी अच्छा था। लेकिन वो है चीजें कि या तो ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं है तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। अब ये है कि ये एटीट्यूड अच्छा है कि बुरा है ये नहीं पता, लेकिन ये है। IITP में गया तो दो बार ड्रॉप लग गए थे मेरे, जिस भी वजह से लगे हो। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि इसके अलावा किस में जाना है। वो मैं बोलता भी हूँ लोगों को, नेवर हैव अ प्लान बी। प्लान बी बनाने का मतलब है कि प्लान ए नहीं होने जा रहा है, तो मैं घाटा झेल लेता हूँ, मैं नुकसान अपनी लाइफ का झेल लेता हूँ, लेकिन मैं प्लान बी पे नहीं जाता हूँ। चाहे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आलस में पड़ा हूँ, अपने आप को गाली देता रहूँगा कि प्लान ए पे काम करो, लेकिन मैं प्लान बी नहीं बनाता। मतलब मेरा तरीका नहीं है वो, ना रिश्तों में है ना काम में है। तो या बड़े सीरियस हो गए आप प्यार के नाम से। प्यार के नाम से तो यार मुझ में क्या कमी है ये मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि कमी तो है ही, फॉर श्योर कमी है ही, तमाम कमियां होंगी, तो सब नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, और अगर 2-3 पता भी है तो मैं उनको करेक्ट नहीं करूंगा कि भाई कम्स विद द पैकेज। अच्छा, तो वो वाली भी चीज है। तुम बात बोल रहे हो, कोई ध्यान से सुने ना, ये मेरे को लाइक बॉदर कर देता है, बहुत डीपली बॉदर कर देता है ये मेरे को। प्रीटेंस बॉदर कर देता है, लाइक जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने बहुत चीजों के लिए ट्राई किया लाइफ में कि इसको ओवरकम करना है। पेशेंस मैंने बहुत काम किया अपने पेशेंस पे, ऑब्जर्वेशंस पे। पेशेंस पे मैंने बचपन से, जब बोतल भरते हैं पानी की, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्सरसाइज आई डिड इन माय लाइफ, कि उस टू बी फाइन विद द प्रोसेस, कि एक दिन तो ये बोतल भरी जाएगी ना, तो अगर भर जाएगी इवेंचुअली तो क्यों परेशान हो रहे हो खड़े होके। तो मैं उसको देखता था पानी के लेवल को कि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और मैं शांति से खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि नहीं शांति से खड़े हो सकते हो आप पानी की बोतल भरते समय। जब मम्मी नहीं बचपन में कहती है पानी की बोतल भर के रख दे, जो सबसे चूतिया बच्चा होता है उसी से कहा जाता है ये। भी बोला वो कामचोर बच्चे से बोला जाता है, तो मुझसे भी बोला जाता था। मैं घर में छोटा हूँ तो मेरे से ऐसे ही यंगेस्ट सेम। तो अच्छे प्रोफाइल वाले काम भाई बहन करते थे, मेरे पास ही मजदूरों वाला आता था कि फ्रिज में पानी भर के रख दिया, और मेरे को लगता था क्या बता दिया। वो भी तो
हाँ पहले चिढ़ होती थी कि क्या साला, लेकिन फिर उससे मैंने बहुत प्रैक्टिस की। और फिर एक ट्रैफिक जैसे एक चीज है, मुझे लगता है ट्रैफिक में अगर आप शांत बैठे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी पेशेंस की। तो वो मैंने चीजें की, लेकिन मैं प्रीटेंस और झूठ से कभी ओवरकम नहीं कर पाया। ये एक अभी भी कमी है कि सुनते ही ट्रिगर हो जाता है कुछ कि झूठ क्यों बोला। और ये ऐसा नहीं है, ये शान वाली बात नहीं है कि अरे मैं तो इतना महान के झूठ सुनते ही नहीं, लाइक इट्स अ बैड हैबिट कि मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। मतलब स्पेसिफिकली वो वाला झूठ जो आपको ऑलरेडी पता लेकिन सामने वाला को मुंह में बोल रहा है। पता चल, झूठ तो कभी भी कोई भी पता चल जाएगा यार। झूठ ही तो एक चीज है जो कि मतलब बहुत आसानी से पता चलती है सामने वाले की। क्योंकि तुम्हें जैसे मैं ट्रुथ सच बोलने को प्रैक्टिस करता हूँ, नॉट इन अ गुड वे और अ बैड वे, इन अ नेसेसरी वे। कि अगर आपको जानना है दुनिया के बारे में या लाइफ के बारे में, तो आप झूठी आंखों से नहीं देख सकते। तो पहले तो आपको अपने को शुद्ध करना पड़ेगा। राइट। जैसे अगर आपने कभी केमिस्ट्री लैब में काम किया हो, तो आप केमिकल डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको रीडिंग करते हैं एग्जैक्टली कितने ड्रॉप डालने पे या कितने टेम्परेचर पे इसका कलर चेंज हुआ, और वो एग्जैक्टली उतने पे होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो स्टेप होता है वो होता है टेस्ट ट्यूब साफ करने का, कि इसमें कोई इंप्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट में इंप्यूरिटी आ जाएगी। तो आप उसको बहुत घिस के आप डिस्टिल वाटर से साफ करते हो, फूंक मार के उसे सुखाते हो, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट चालू करते हो। तो एक वो आपका मेथड ये जैसे अपने आप पे भी लगेगा। इफ यू आर अ नॉलेज सीकर और लाइक यू आर अ थिंकर, आपको जानना है चीजें कैसे काम करती है, तो सबसे पहले कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपनी खराबियां दूर करूं। तो उसमें से एक बहुत नेसेसरी स्टेप है कि आप सच को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको सच जानना है तो तभी आपके सेंसर्स मतलब अच्छे से काम करेंगे। सच को प्रैक्टिस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब सच प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर इतना दर्द होता है ना। हाँ, मतलब इट्स वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और यू कैन से प्रैक्टिस द ट्रुथ, बिकॉज इट एक्चुअली मतलब आपको अंदर से बाहर का जो आपका जो नकाब है ना, या मान के चलिए कि जो आप एक झूठी फेरी टेल अपना को एक फेरी टेल बताओ, फेरी टेल इटसेल्फ इज अ झूठ, वो बताते रहते हो, लेकिन फिर जब पता चलता है कि फेरी टेल इटसेल्फ इज अ झूठ जो कि इतने सालों से आप बिलीव कर रहे हो, तो वो इतना ज्यादा पेनफुल होता है ना, बता नहीं सकता। हाँ, अगर आप ऑल ऑफ अ सडन ये चीज कर रहे हैं इस टाइम पे आके, जिसमें तो शुरू से ट्राई कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब एक स्मूथ वो रहा है, बट इट कम्स एट अ प्राइस। ये तो बात बिल्कुल है। मैंने इंटरव्यूज में बोली हुई है चूतिया चीज है, मतलब क्यों चाहिए ये जॉब के पैसा कमाना है, क्यों मैं बोलूं कि नहीं, मैं बचपन से देख रहा था कि मैं आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय बनूं, ये सपना था मेरा बचपन। नहीं था सपना यार। आई डू माई जॉब बेटर देन द मोस्ट, और मैं पैसे के लिए मतलब ढूंढ रहा हूँ नौकरी। ये परफेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से, बट ये काम नहीं करेगा। तो मैंने वो कॉन्सिक्वेंसेस भी झेले, बट अगेन वो तो होगा ही। मतलब मेरे को फुल स्टॉप नहीं मालूम, जैसे कि आप एक बार ये है ना कि आप जब एक टेम्पलेट में बात करते हो, आप सोच समझ के बात करते हो, आप थोड़ा सा फैब्रिकेट करके बात करते हो, तो आपको ये भी पता रहता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, किससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो तो सच बोल रहा है। हाँ। लेकिन शायद वो लोग झूठ पे मान रहे हैं कि यही वाला झूठ हमको अच्छा लगता है। तो इट्स लाइक दैट आप सच बोल रहे हो, लेकिन इनको इतना सच भी सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि तो दे आर फाइन विद द झूठ। यस यस। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो फैब्रिकेट करके बताते हैं ताकि सामने वाले बंदे को वही सुनने को मिले, तो उसको अच्छा लगे। हाँ, ये बहुत ही सही चीज है ये। जैसे मेरे को एक बहुत फनी चीज होती थी कि लोग बोलेंगे कि हाउ आर यू ऐसे ऑफिस में, और मैं एक्चुअली लाइक आई वुड टेक 2-3 seconds टू यू नो कि कैसा हूं मैं। मेरे को वो टेम्पलेट नहीं पता क्या, या आई एम ग्रेट, तो या आई एम ओके, और वो एक्चुअल आंसर है कि आई एम ओके। और ओके पे लोगों का ऐसा हो जाता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, कि नहीं लाइक ओके इज, आई थिंक ओके इज ओके, कि ओके ही तो रहूंगा ना वेडनेसडे मॉर्निंग 11 बजे। ऐसा तो नहीं कि ओलंपिक जीत के आ रहा हूँ तो आई एम नॉट, आई एम तो वो बहुत बार हुआ है कि लोग रुक के व्हाट हैपेंड, व्हाट इज रॉन्ग, कि नहीं नथिंग इज रॉन्ग, इट्स ओके ना। सो इट्स सच अ कॉन्ट्रैडिक्टिंग थिंग ना दैट आप एक ऐसी जगह पे जाते हो, लेट्स से ये कॉर्पोरेट के अंदर ही होगा। यस ऑफ कोर्स, मतलब वहां पे एक टेम्पलेट चलता है ना कि एवरीथिंग इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो वहां नॉर्मल जो बोलो कि सैंडविच कैसा था, सैंडविच ठीक था, अरे क्यों क्या खराब हो गया इसमें, नहीं ठीक बोल रहा है सामने वाला, नहीं अमेजिंग बोलना होता, अमेजिंग इज द राइट वर्ड। सैंडविच कैसा था, अमेजिंग,
लाइफ बदल गई मेरी सैंडविच खा के। नहीं चाहिए मुझे सच्चा प्यार। सच्चा सैंडविच चाहिए। कि तो कॉन्ट्रेक्टरी है ना कि आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आपका जो काम है वो मोनोटोनस है एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग होता है बट एक टाइम के बाद मोनोटोनस है, लेकिन आपके गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग बड़ी अमेजिंग हो रही है, बहुत ही। हाँ हाँ हाँ। सो इट्स वेरी कॉन्ट्रेडरी टू द वर्क व्हिच यू आर डूइंग। इट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम विदिन, आपका अंदर से नहीं निकल कर आ रहा, लेकिन आप प्रिटेंस की जो बात कर रहे थे उसी तरीके से निकल कर आ रहा है। यस। एंड द सैड ट्रूथ इज दैट प्रिटेंस ही चल रहा है सब। एवरीबडी इज प्लेइंग द सेम गेम। हाँ, एंड नोबडी वांट्स टू रिमूव एंड टेल द ट्रुथ। तो उसके बाद फिर आप नौकरी छोड़ के स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। किड्स, तो you've heard of Elon Musk, right? उसको एस्पर्जर सिंड्रोम है। अच्छा। तो एस्पर्जर सिंड्रोम वाले वो देखिए माय नेम इज खान। तो माय नेम इज खान के अंदर ही इज वेरी शार्प बट ही कैन नॉट कम्युनिकेट, मतलब स्ट्रेट टाइम में देख के नहीं बात करता, ऐसे देख के बात करता है, ठीक है ना। तो Elon Musk इज आल्सो माइल्ड एस्पर्जर सिंड्रोम, बट अगेन आप देखो उसका दिमाग कैसे चलता है। तो अगेन जिस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि यही करना यही करना यही करना, इट्स लाइक अ वेरी आई वुड से दैट फैक्ट्री सेटअप असेंबली लाइन टाइप का हमारा एजुकेशन है, और वही हमको वर्क प्लेस के अंदर भी है। इनफैक्ट ये बताया गया था रिसर्च में कहीं पे कि जब बच्चा एग्जाम के लिए खड़ा होता है या पढ़ने के लिए जाता है तो सेम टू सेम स्ट्रेस एंड एंजाइटी ही फील्स व्हेन ही इज गोइंग फॉर अ वर्क। ओके। जो एग्जाम के टाइम पे जो टेंशन होता है ना, वही सेम टू सेम टेंशन आपको वर्क प्लेस में होता है। ओके। हाँ, तो ये वाला जो है ना, ये इट्स एक्चुअली वेरी नॉन नेचुरल, जो आप बता रहे हो ना कि आप इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर नहीं करना, इट्स नेचर करना है, और ये बंदा कर नहीं रहा आज की डेट में। और इतना ज्यादा हमारे अंदर घुसा दिया है ये चीज है कि वी एक्चुअली आर नॉट हैविंग द राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, द राइट काइंड ऑफ कनेक्शन विद द नेचर एंड द यूनिवर्स। इट अगेन सर्कल्स बैक टू योर थिंक कि भैया अगर इतने रह रहे तो हम लाइफ को क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं। इट सर्कल्स बैक टू योर एक्सपीरियंस कि 2 दिन के लिए मैं ऑफिस गया, उसके बाद फिर मेरे को समझ ही नहीं आई वाइब यहाँ के, एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू हैव एन इंटरेक्शन विद द नेचर। ओके। सो दिस इज द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ लिविंग व्हिच इज एक्चुअली सेड टू बी अननेचुरल। तू गलत कर रहा है क्योंकि तू वो नहीं कर रहा जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो मेरे को तो बड़ा कनेक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि यू आर रेयर। रेयर एंड चूतिया, जस्ट लाइक लाइफ। आई मीन मेरे को इतना पता है कि देयर आर पीपल कमिंग कि ये बहुत अच्छा स्पीकर है, मोटिवेट कर देगा, ये कर देगा, बट किड्स ऑलवेज लाइफ कनेक्शन, दे वांट टू फील कनेक्टेड, कि वो ऐसे दुनिया की बात करे जो, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमंस राइट, एंड जैसे आपने बताया ना रियलिटी, दे वांट टू लिसन टू रियलिटी, सच। और जिसने सच बोल दिया ना उनके हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कैच देम एंड दे विल बी योर्स फॉरएवर। मतलब ये मेरे को समझ आया है अभी तक। अगर आपने बचपन में पकड़ लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो गए। Oh fuck! जुर्म है ये। भाग गया। निपट पड़ा। I got the message.